स्टोरी शुरू होती है 3 साल पहले की टाइमलाइन से, जब एक आइलैंड पर कई शिप्स पर हमला हो रहा होता है। वहां मौजूद कप्तान बताते हैं कि वे अब सिर्फ हंटर्स पर ही निर्भर हो सकते हैं। सीन कट होता है और हमें कुछ हंटर्स दिखाए जाते हैं जो विशाल चींटियों से लड़ रहे हैं। लेकिन एक एक करके वो सारी की सारी चींटियां उन हंटर्स को खाने लगती है। यहाँ पे एक विजार्ड भी होता है। हंटर्स को हराने के लिए हमारी रैंक काफी नहीं है। यहाँ पे एक हंटर लगभग उस चींटी के अटैक से मरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी मदद करने के लिए कोई आता है। वो सबसे पहले आते ही उस चींटी को उस हंटर के ऊपर से हटाता है। एंड इसके बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उस हंटर को 1 सेकंड के अंदर ठीक कर देता है। फिर फूकी और बिग टाइगर नाम के रैंक हंटर्स आते हैं और चींटियों से लड़ने लगते हैं। बड़ी सफेद चींटी के साथ एक जबरदस्त फाइट होती है। टाइगर उसकी बॉडी पार्ट्स फाड़ देता है और फूकी लाइटनिंग अटैक से उसे मार डालता है। लेकिन इसके बाद और भी चींटियां आ जाती है, जिससे पता चलता है कि असली बॉस अभी तक नहीं आया है। दूसरे सीन में हम मशीन नाम के हंटर और उसकी टीम को देखते हैं, जो रेड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हमें नरेशन के जरिए इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। 10 साल पहले गेट्स खुले और दूसरी तरफ बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स थे जिन्हें आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता। जिन लोगों ने उन मॉन्स्टर से लड़ने की एबिलिटी को अवेक करा, उन्हें हंटर कहा जाने लगा। हंटर्स के बॉडी के अंदर मैजिकल पावर्स होती है। इन्हीं मैजिकल पावर्स की बेसिस के ऊपर हंटर को ABCD और लोग हंटर बनने लगे। हंटरों की रैंक S से E तक होती है। अब कहानी वर्तमान प्रेजेंट डे में आती है। एक कॉफी वाले से बातचीत के दौरान हम नोबुहारू माशिमा और उसके दोस्त शिम्बा से मिलते हैं। इसके बाद हमारा में कैरेक्टर संग जिनवू एंट्री करता है, जिसे लोग द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड कहते हैं। जोही नाम की एक लड़की संग को उसकी चोटों के लिए डांटती है। संग खुद को कमजोर मानता है, लेकिन मजबूरी में हंटर की नौकरी करता है। संग और बाकी हंटर्स एक रेड पर निकलते हैं, जहां गेट के अंदर जाने के बाद संग को एक ई रैंक का मैजिक जैम मिलता है। लेकिन तभी उस पर गोब्लिन अटैक करता है। उसकी नाइफ टूट जाती है और वो घायल हो जाता है। सिंटा उसे बचाता है और जोही हीलिंग करती है। सीन कट होता है और हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो बताते हैं कि मैजिक जैम से ग्रीन एनर्जी बनाई जा रही है, जो न्यूक्लियर से भी ज्यादा सेफ है। फिर से डंजो के अंदर संग की टीम सभी मॉन्स्टर्स को मार चुकी होती है, लेकिन तभी उन्हें एक गहरी टनल मिलती है। बहस के बाद वोटिंग होती है कि अंदर जाए या नहीं। संग फाइनली हाँ करता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। एक और सीन में हमें हंटर्स की रैंक जांचने वाली जगह दिखाई जाती है, और फिर रैंक हंटर चाहे इनकी भी झलक मिलती है, जो चोरों से एक औरत का पर्स बचाती है। डंजो के अंदर हंटर्स को कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन एक बड़ा दरवाजा दिखता है। दरवाजा खुलते ही एक बड़ा सा रूम और कई विशाल स्टैचूज दिखाई देते हैं। तब यहाँ पर वह दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां से वह सभी हंटर्स अंदर घुसे थे। एंड इस चीज को देखकर सभी डर जाते। यहाँ पर एक हंटर बहुत गुस्से में कहता, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। एंड वो हंटर वहां से जाने लगता है, और जैसे ही वो हंटर गेट को छूता है, गेट के पास खड़ा एक स्टैचू हिलता है और उस हंटर को आधा काट देता है। एंड अभी जो उस हंटर के साथ हुआ, यह चीज देखकर बाकी के हंटर शॉक हो जाते हैं और कुछ डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर संग डर के मारे सोचने लगता है कि जो हंटर अभी मरा वो आखिर कौन सी रैंक का था। वो जो भी हो, मुझसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस स्टैचू ने उस हंटर को मारा था, वो वापस अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे संग ये सोचता है कि ये एक D रैंक डंजो हो ही नहीं सकता। बट इन सब चीजों के बाद जैसे ही वो अपने पीछे उस बड़े से स्टैचू को देखता है, वो स्टैचू भी अचानक से संगवू की आंखों में झांकता है, जिसे देखने के बाद संग बहुत डर जाता है। अब यहाँ पर संगवू अपने लाइफ के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि कैसे पहले ही मिशन में वो अपनी टीम से बिछड़ गया था और उसके ऊपर अटैक हो गया था। इसी के साथ साथ एक बार ऐसा हुआ था कि वो लगभग मरने ही वाला था। वो बताता है कि हंटर्स मैजिक जैम का यूज वेपन खरीदने में करते हैं, जिससे कि वो मैजिक बीस को मारकर और भी ज्यादा पैसे कमा पाए। लेकिन संग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर उसकी नाइफ टूटी तो उसको अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा। संग यहाँ तक इतना गरीब है कि वो नए जूते भी नहीं खरीद सकता, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी ये हंटर वाला काम करना पड़ता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर संग बहुत जोर से चिल्लाता है, सभी झुक जाओ। तभी वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू अटैक करता है और इस अटैक में आधे से ज्यादा हंटर मर जाते। संग को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। वो इस जगह पर ट्रैप हो चुका है
और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसको यह भी लग रहा है कि वो अब मरने वाला है। सीजन 1 के सेकंड एपिसोड की शुरुआत भी उसी हॉररफुल डंजन से होती है जहां सारे हंटर्स बुरी तरह से पैनिक में होते हैं। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि अब शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मिस्टर सॉन्ग सभी को वार्न करते हैं कि कोई भी मूव नहीं करेगा वरना सब मारे जाएंगे। जूही की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। वहीं मिस्टर सॉन्ग जिन्वू के पास आकर उसे थैंक्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने वो चीज नोटिस नहीं की होती तो हम सब अब तक डेड हो चुके होते। जिन्वू देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हैंड कट चुका है, लेकिन कम से कम वो एलाइव है। वो तुरंत फर्स्ट एड करके ब्लड फ्लो रोकने की कोशिश करता है। जूही जो कि बी रैंक की हंटर है, फिर भी बुरी तरह डर चुकी होती है क्योंकि वो इमोशनली बहुत वीक है। मिस्टर सॉन्ग तब उस जायंट स्टैचू को देखकर समझ जाते हैं कि ये शायद ए रैंक या एस रैंक का एनिमी हो सकता है। टैबलेट पर 3 कमांडमेंट्स लिखे होते हैं। गॉड की वर्शिप करो, गॉड की प्रेज करो, गॉड में बिलीव रखो, और अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसकी डेथ पक्की है। अस्टेरिस्को अस्टेरिस्को। जिन्वू समझ जाता है कि वो सबसे बड़ा स्टैचू ही रियल गॉड है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 10 ईयर्स पहले जब पोर्टल ओपन हुआ था तब से अवेकनिंग और हंटर्स जैसी टर्म्स सामने आईं। जिन्वू की छोटी सिस्टर जिना का भी सीन दिखाया जाता है जहां उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उसका भाई हंटर है। जिना जवाब देती है कि हाँ, वो ई रैंक का हंटर है, लेकिन कुछ खास नहीं है क्योंकि वो हमेशा इंजर्ड रहता है। डंजन में एक हंटर ये सोचता है कि वो यहाँ से रन कर सकता है क्योंकि उसे एक बिग ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मिस्टर सॉन्ग उसे रोकते हैं, लेकिन वो अपनी स्पीड पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। जैसे ही वो दरवाजे की ओर डेश करता है, गॉड लेजर स्पीड में उसे जलाकर राज कर देता है। बस उसके फीट बचते हैं। अब सबको रियलाइज हो जाता है कि ये गॉड कोई जोक नहीं है, ये एक सेकंड में किसी को भी फिनिश कर सकता है। जिन्वू को कमांडमेंट्स याद आते हैं और वो पूछता है कि फर्स्ट क्या था। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं, गॉड की वर्शिप करो। जिन्वू धीरे धीरे खड़ा होता है और जैसे ही गॉड उसे बर्न करने वाला होता है वो झुक जाता है और गॉड रुक जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि गॉड के सामने हेड उठाना अलाउड नहीं है, सबको बोना पड़ेगा, घुटनों के बल नीचे बैठना होगा। जिन्वू सबको कहता है, जल्दी से नी डाउन हो जाओ। सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं और गॉड का फेस डरावना हो जाता है, लेकिन वो अटैक नहीं करता। तभी पार्क स्टैंड कर जाता है और गॉड के सामने सीधा खड़े होने की हिम्मत करता है। घुटने टेकने के बाद इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है। अब ये खड़े हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने गॉड की एक तरह से वर्शिप कर दी है। लेकिन तभी वो गॉड स्टैचू खड़ा होकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इन्हें लगता है कि गेम खत्म हो गया, लेकिन गॉड आगे बढ़ रहा होता है। अब आता है सेकंड कमांडमेंट, गॉड की प्रेज करना। इनमें से एक हंटर आगे आता है और कहता है कि वो ट्रेडिशन फोक फ्लोर जानता है, यानी कैसे गॉड की प्रेयर की जाती है। वो जमीन पर बैठकर बोलता है, हे गॉड, आप ही इस वर्ल्ड के रूलर है। लेकिन लगता है ये तरीका गॉड को पसंद नहीं आता और वो गॉड उसे अपने पैरों से कुचल देता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं और जिन्वू भी जूही को लेकर पीछे हटता है। पार्क डिप्रेस हो चुका है। उसे याद आता है कि उसकी फैमिली उसका वेट कर रही है। वो नहीं चाहता कि यहीं डाई कर जाए। जैसे ही वो एक स्टैचू के पास पहुंचता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है, वो उसे बीच से काट डालता है। अब जिन्वू सोचने लगता है कि आखिर गॉड की सही प्रेज कैसे की जाए। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ स्टैचू के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम्स, हार्प वगैरह। जिन्वू सबको कहता है कि उन म्यूजिकल स्टैचूज के सामने खड़े हो जाओ। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाता है, वो म्यूजिक प्ले करने लगता है। जूही और जिन्वू ड्रम वाले स्टैचू के पास आते हैं, लेकिन वो प्ले नहीं करता। तब जिन्वू समझ जाता है कि हर स्टैचू के सामने एक ही पर्सन खड़ा होना चाहिए। जूही को वही छोड़कर वो दूसरे स्टैचू की ओर भागता है। अब जिन्वू ही अकेला बचा होता है जो किसी स्टैचू के सामने नहीं है, इसलिए गौर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी भागदौड़ में जिन्वू गलती से शील्ड वाले स्टैचू के सामने चला जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हार मानने के बजाय वो जल्दी से सिंगिंग स्टैचू की ओर भागता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, वो स्टैचू सिंग करने लगती है। यही था असली तरीका, गॉड की ट्रू प्रेज। गॉड स्माइल करना बंद कर देता है और अपनी सीट पर जाकर सिट हो जाता है। अब सब फिर से मूव कर सकते हैं। लेकिन जिन्वू का पैर कट चुका होता है। जूही उसकी हीलिंग की कोशिश करती है और अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है। उसके आंख और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब एक ऐसा मोमेंट आता है जब सभी मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं, खासकर किम। मिस्टर सॉन्ग अपनी मिस्टेक मानते हैं। अब बस एक लास्ट कमांडमेंट बची होती है और तभी रूम के बीच में एक ऑल्टर यानी सैक्रिफाइस प्लेटफॉर्म उभरता है।
सभी समझ जाते हैं कि शायद गॉड को एक सैक्रिफाइस चाहिए, एक लिविंग सैक्रिफाइस। किम कहता है कि चूंकि मिस्टर सॉन्ग की वजह से ये सब हुआ तो उसी को सैक्रिफाइस बनना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग बिना कोई अपोजिशन किए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं एक फ्लेम जल जाती है। जिनवू सोचता है क्या गॉड को एक लिविंग सैक्रिफाइस चाहिए। वो बाकी 2 हंटर से हेल्प मांगता है कि उसे सपोर्ट करके उस ऑल्टर तक ले चले। उसका एक पैर तो पहले ही कट चुका है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं 2 और लाइट्स जल जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि शायद 3 लोगों का साथ में प्रेजेंट होना जरूरी है। तभी गेट के बाहर एक ब्लू फ्लेम जल उठती है। लगता है कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है, लेकिन फिर एक ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और सारे स्टैचू इनकी ओर मूव करने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि जैसे ही कोई स्टैचू को देखता है वो फ्रीज हो जाता है। वो सबको कहता है इन स्टैचूज को कॉन्टिन्यूअसली देखते रहो। ये बिल्कुल उस चाइल्डहुड गेम जैसा है, जब तक हम देख रहे हैं एनिमी मूव नहीं करेगा। लेकिन तभी थककर बैठ जाती है और जैसे ही वो सर्कल से बाहर जाती है ऑरेंज फ्लेम बुझ जाती है और वो गेट से बाहर निकल जाती है। जिनवू नोटिस करता है कि ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह धीरे धीरे बुझ रही है। तभी किम भी कहता है मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। और वो भी बाहर चला जाता है। अब बचते हैं सिर्फ जिनवू, जूही और मिस्टर सॉन्ग। जिनवू दोनों को बाहर जाने को कहता है और मिस्टर सॉन्ग जूही को कैरी करके बाहर ले जाते हैं। अब सिर्फ जिनवू अंदर बचा होता है। वो जानता है कि वो सब स्टैचू को एक साथ नहीं देख सकता और तभी एक स्टैचू उसका हैंड काट देता है, फिर दूसरा अटैक करता है। वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। आखिर में वो ऑल्टर पर गिरता है और तभी एक स्टैचू उसकी जान लेने ही वाला होता है। जिनवू मन में कहता है काश मुझे एक और चांस मिल जाता, मैं डाई नहीं करना चाहता। तभी आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और एक नोटिफिकेशन सामने आता है, सीक्रेट क्वेस्ट क्लियर, द करेज ऑफ द वीक। जिनवू अब एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अगर वो नो चूज करता है तो 0.02 सेकेंड में उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी, लेकिन वो यस चूज करता है और एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। अब चीजें बिल्कुल गेम की तरह हो चुकी है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें वही ब्लू स्क्रीन दिखती है जो लास्ट टाइम एंड में आई थी। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट है। जिनवू जो मर चुका था अब हॉस्पिटल के बेड पर है। वो एकदम चौंक के उठता है और सबसे पहले अपने हाथ पैर चेक करता है। सब कुछ बिल्कुल सही सलामत। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या फिर मैं सच में जिंदा हूँ। तभी कमरे में 2 आदमी आते हैं। एक का नाम है इनुगा इनुगाई, जो खुद को बताता है। दूसरा ए शुन, वो जिनवू को बताता है तुम 3 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर जिनवू का होश उड़ जाता है। वो जल्दी से पूछता है मिस्टर सॉन्ग और जूही कैसे है। इनुगा जवाब देता है जिंदा है, पर हालत खराब है। मिस्टर सॉन्ग एक हाथ खो चुका है और शायद रिटायर हो जाएगा। जूही मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी है कि शायद हंटर का काम ही छोड़ दे। इनुगा बताता है उस दिन टेम्पल से बस 6 लोग ही बाहर निकले। ये घटना बहुत ही रेयर थी। जब व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ वो वहाँ पहुँचा उसे कुछ भी नहीं मिला, न टेम्पल न स्टैचू, बस जिनवू। जिनवू शॉक में बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। इनुगा कहता है अगर वहाँ कोई डेड बॉडी भी नहीं मिलती तो मैं मान लेता कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो खड़ा होकर सवाल पूछता है जिनवू क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है। जिनवू सोच में पड़ जाता है। रीअवेकनिंग उसके दिमाग में चलता है हंटर की पावर तो एक ही बार आती है, लेकिन कुछ लोग दोबारा भी अवेकन हो सकते हैं और फिर बन सकते हैं ए रैंक या एस रैंक हंटर। इस पर हाथ रखो, वो कहता है। उसको लगता है जिनवू अब शायद सेकंड अवेकनिंग कर चुका है, लेकिन जैसे ही जिनवू हाथ रखता है स्कोर आता है 10। हाँ, सिर्फ 10। जिनवू थोड़ा खुश होकर पूछता है अब मेरी रैंक क्या है। इनुगा शर्माता है, माफी मांगता है और बाहर चला जाता है। बाहर शुन से कहता है एक ई रैंक हंटर का भी स्कोर 70 होता है। ये लड़का तो बस नॉर्मल इंसान है। उधर जिनवू सोचता है ये लोग आए किस लिए थे, सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने। लेकिन वो स्क्रीन अभी भी उसे दिख रही है। क्या बाकी लोगों को ये स्क्रीन नहीं दिखती। तभी उसकी बहन जिना आती है और सीधा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है तुम ही क्यों हर बार घायल होते हो।
लेकिन जिनवू मुस्कुरा देता है। फिर पूछता है, तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है क्या? जीना कहती है, स्क्रीन? किसकी बात कर रहे हो? जिनवू फिर पूछता है, गेम में अनरेड मैसेजेस कैसे पढ़ते हैं? जिना हैरान होती है। फिर कहती है, मैसेज बॉक्स पर क्लिक करो बस, और चली जाती है। अब जिनवू नोटिफिकेशन पढ़ने लगता है। सिस्टम उसे बताता है, ये गेम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए है। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी, फॉलो करोगे तो रिवार्ड। जिनवू कंफ्यूज है पर डेली क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेस्ट में है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर भागना। corredor। अगर फेल हुआ तो मिलेगी पेनल्टी। लेकिन जिनवू हॉस्पिटल में है। वो सोचता है ये तो मजाक है। नेक्स्ट सीन। इनुगा प्रेसिडेंट से फोन पर बात कर रहा है। नहीं, लड़के को कोई रिवेकनिंग नहीं हुई। प्रेसिडेंट, अच्छा है, कम से कम डंजो ब्रेक नहीं हुआ। फिर उसे कहता है, इस केस को स्पेशल फाइल में डाल दो। नेक्स्ट सीन। गिल्ड मास्टर चोई और चा बात कर रहे हैं। चोई चा को एक बी रैंक मिशन पर इंस्ट्रक्टर बनाकर भेजना चाहता है। चा, मुझसे नहीं होगा। चोई, बस तुम्हें वैसे ही फाइट करना है जैसे हमेशा करती हो, बाकी सब तुम्हें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सीन। एक नया डंजो गेट ओपन होता है। लोग सोच रहे हैं हंटर कब आएंगे। जिनवू सो रहा होता है बेड पर और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डेली क्वेस्ट फाइल। और फिर जिनवू गिरता है और आंखें खोलता है। अब वो रेगिस्तान में है। ये सपना है क्या? पीछे से आता है जायंट डेजर्ट सेंटिपीड। अब उसे 4 घंटे सरवाइव करना है। यही है उसकी पहली पेनल्टी। जिनवू सोचता है, मैं मर जाऊंगा। वो भाग रहा है, पर एक नहीं, कई सारे सेंटीपीड्स। 2 घंटे बीतते हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। एक सेंटीपीड अटैक करता है, लेकिन टाइम खत्म। और जिनवू फिर से हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट। अब रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, पर जिनवू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग। फोन पर जिना से बात करता है, फिर निकलता है कमरे से बाहर। दूसरी तरफ जूही को कॉल आता है, एहब जंग में डी रैंक गेट खुला है, हमें तुम्हारी जरूरत है। जूही मना कर देती है, लेकिन जब सुनती है जिनवू को होश आ गया तो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। पर वहां देखती है जिनवू ग्राउंड में दौड़ रहा है। पास से 2 नर्स बातें कर रही होती है। वो पागल हो गया है क्या? जूही चुपचाप चली जाती है। अब जिनवू के सारे मिस्ड टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। वो स्क्रीन की बात पर यकीन कर चुका है। हर क्वेस्ट पर उसे मिलते हैं 3 टाइप के रिवॉर्ड्स, फुल रिकवरी, बॉडी पूरी तरह ठीक, स्टैट पॉइंट्स जिससे वो पावर बढ़ा सकता है, रैंडम लूट बॉक्स एकदम लूकी द्राव जैसा। अब जिनवू सोचता है, मेरी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो अकेले में बातें करता है। अब वो लूट बॉक्स खोलता है और मिलता है एक की जिससे वो किसी भी डंजो में टेलीपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट सीन। न्यूज में दिखाया जाता है कई जगह नए गेट्स ओपन हो रहे हैं। फिर हमें दिखता है जिनवू अपनी माँ के पास है। फ्लैशबैक, 4 साल पहले उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं उसे इटरनल स्लीप डिसीज है, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। एक रेयर बीमारी जो तब फैलनी शुरू हुई जब से गेट्स खुले। इसका कोई इलाज नहीं। जिनवू तब मजदूरी करता है, फिर सोचता है अब हंटर बनूंगा। वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है। जीना कहती है ये बहुत खतरनाक है, पर जिनवू, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब प्रेजेंट में जिनवू अपने स्टैट पॉइंट्स से स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। नेक्स्ट सीन। हैब जंग स्टेशन। जिनवू गेट पर खड़ा है। वो की यूज करता है और एंटर करता है एक इंस्टेंस डंजन में। गेट बंद हो जाता है और तभी एक लड़की नॉर्मली पास करती है। जिनवू समझ जाता है यहाँ एक अलग डायमेंशन बन चुका है। अब उसे निकलना है तो 2 ही रास्ते हैं, टेलीपोर्टेशन स्टोन या डंजो का बॉस मारो। जिनवू डरता है, ये आसान नहीं, पर वो घुस जाता है अंदर। अंदर आते ही 3 गोबलिन उस पर हमला करते हैं। जिनवू उनके अटैक्स डॉज करता है। एक गोबलिन को काउंटर अटैक करके मार देता है, फिर बाकी 2 को भी खत्म कर देता है। अब उसे लग रहा है मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा और खतरनाक वुल्फ आ जाता है। वो वुल्फ तुरंत उस पर झपटता है,
पर जिनवू किसी तरह उसके हमले से बच निकलता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से बहुत हल्का लग रहा है, जैसे उसके मूवमेंट और स्पीड में अचानक इजाफा हो गया हो। वो खुद से सोचता है, ये दूसरी जिंदगी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली है, अब मैं इसे डर के मारे बेकार नहीं जाने दूंगा। जिनवू सोचता है, शायद मेरी ताकत अब पहले से बेहतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस वुल्फ के सामने ये कुछ खास नहीं लग रही। वो लगातार उस वुल्फ पर घूंसे बरसाता है, लेकिन इन वारों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जिनवू के दिमाग में चलता है, अब क्या करूं? मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। काश मेरे पास कोई हथियार होता। तभी उसे याद आता है, रुको, मेरी इन्वेंट्री, क्या उसमें कुछ है? जैसे ही वो इन्वेंट्री खोलता है, उसमें उसे एक तलवार दिखती है। वो चौंक जाता है, ये वही तलवार है जिसे मिस्टर किम ने करोड़ों में खरीदा था। ये मेरे पास कहाँ से आ गई? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही वुल्फ उस पर दोबारा हमला करता है, जिनवू एक पल भी गवाए बिना उसकी गर्दन पर तलवार चला देता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि दो और वुल्फ सामने आ खड़े होते हैं। जिनवू तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहता है, जब तक मेरे हाथ में यह हथियार है, तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं। पर अचानक तलवार जमीन में अटक जाती है। वुल्फ तेजी से उसके पास आ रहे होते हैं। जिनवू पूरी ताकत लगाकर तलवार को बाहर खींचता है और एक बार फिर हमले पर उतर आता है। इस बार एक वुल्फ उसकी तलवार को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेता है। जिनवू चौंकते हुए कहता है, क्या ये दांत स्टील से बने हैं? और फिर वो उसे जोरदार किक मारता है, जिससे उसका मुंह खुलता है और वो तलवार से उसका जबड़ा काट देता है। जिनवू सोच में पड़ जाता है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये डंगन उस मंदिर जितना जानलेवा नहीं है। तभी एक वुल्फ डरकर वहां से भाग जाता है। जिनवू अपने स्टेटस को देखता है और हैरानी से कहता है, मेरा लेवल बढ़ गया, लेकिन डेली टास्क्स करते वक्त तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ये सब लड़ाई की वजह से हुआ? उसके सारे घाव खुद ब खुद भर जाते हैं। वो नोटिस करता है कि उसे अब 5 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि पहले सिर्फ 3 मिला करते थे। वो सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ज्यादा लड़ाई करता रहूं तो मैं तेजी से मजबूत बन सकता हूं। वो अपने शरीर को महसूस करके कहता है, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा हल्की और तेज लग रही है। जितनी मेरी बेसिक एबिलिटीज बढ़ेंगी, उतनी जल्दी पॉइंट्स मिलेंगे। लगता है मैं सच में एक गेम की तरह लेवल अप कर रहा हूं। इसके बाद जिनवू उन मरे हुए वुल्फ्स को चेक करता है कि शायद कोई जादुई आइटम मिले, लेकिन उसे सिर्फ एक वुल्फ का दांत मिलता है। मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या ये सब कुछ किसी गेम जैसी दुनिया का हिस्सा है? तभी एक नई स्क्रीन पॉप होती है। शॉप। वो कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन उसका लेवल अभी इतना नहीं है कि वो कुछ भी खरीद सके। फिर वो वुल्फ का दांत बेच देता है और उसे मिलते हैं सिर्फ 20 गोल्ड कॉइन्स। वो सोचता है, बस 20, इतने में मैं क्या खरीदूंगा? और ये भी तो बस एक ई रैंक डंगन है, ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब क्या करूं? जब तक मैं बॉस को हराऊं नहीं, तब तक यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं भूख से ही मर जाऊंगा। चाहे ये एक ई रैंक डंगन है, लेकिन बॉस को हराना इतना आसान नहीं होगा। पर अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद मैं जीत भी सकता हूँ, या फिर इससे पहले ही मारा जाऊं। और तभी सामने कई और वुल्फ्स आ जाते हैं। जिनवू खुद से कहता है, अब तो एक एक करके सबको खत्म करना होगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं, और तुम्हें भी इतनी जल्दी मरने का हक नहीं है। अगर तुम आसानी से मर जाते तो फिर लड़ने का मजा ही क्या रहता? फिर वो अपने सफर को याद करता है, कैसे वो सबसे कमजोर था और अब धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहा है। फिर वो सारे वुल्फ्स पर हमला बोल देता है, एक एक करके सबको मार गिराता है और लेवल अप करता चला जाता है। अंत में उसे मिलता है वुल्फ स्लेयर टाइटल। असली दुनिया। जहां बाहर का डंगन अब लगभग टूटने को होता है, लेकिन अभी तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। वापस जिनवू की ओर वो देखता है कि उसकी तलवार अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। वो सोचता है, चाहे मैं कोई भी वेपन यूज करूं, ये सब एक वक्त के बाद टूट ही जाते हैं। शायद अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। और तभी सिस्टम उसे दिखाता है कि उसकी लगभग सारी एबिलिटीज 40 से ऊपर पहुंच चुकी है। साथ ही उसे ढेर सारे नए आइटम्स मिलते हैं, जिनमें सबसे अहम होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन। वो खुद से कहता है, अब असली सवाल ये है, आगे क्या करने वाला हूं मैं? जिनवू सोच रहा होता है, क्या मुझे अब यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से फिर कभी स्ट्रांग बनने का मौका मिलेगा। और कौन जाने ये डंगन भी अचानक से गायब हो जाए। वो महसूस करता है
कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके साथ खेल खेल रही हो। ऐसे में मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, सोचते हुए वो डंगन के और भी अंदर की ओर बढ़ जाता है। उधर जूही को हंटर एसोसिएशन से एक इमरजेंसी कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक डंगन ब्रेक हो चुका है। वो खुद से सोचती है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। बिना समय गवाए एसोसिएशन उसे वहां बुला लेती है और जूही जिन्वू को याद करते हुए तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जिन्वू डंगन के भीतर मॉन्स्टर से लड़ता जा रहा होता है और सोचता है, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है, इन मैजिक बीस्ट से मुकाबला आसान होता जा रहा है। उसे ये भी समझ आता है कि बीस्ट के नाम के ऊपर दिखने वाला रंग उनकी ताकत बताता है। व्हाइट मतलब उससे कमजोर, ऑरेंज मतलब बराबरी का, रेड मतलब उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। पहले जिन वुल्व्स के नाम रेड में थे, अब वो व्हाइट में बदल चुके हैं, यानी उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन नीचे जो मॉन्स्टर है, उसे लेकर अब भी उसका मन डामवाडोल है। उसे लगता है कि नीचे का मॉन्स्टर कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा और तलवार भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जिन्वू नीचे उतरता है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है जो पानी से घिरा हुआ होता है। तभी एक विशालकाय सांप जैसे मॉन्स्टर का हमला होता है और उसकी तलवार टूट जाती है। मैं 15वें लेवल तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन फिर भी इसका नाम ऑरेंज कलर में क्यों आ रहा है? इसका मतलब यही है कि ये इस जगह का बॉस है। वो देखता है कि उस पर हार्ड स्किन की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, यानी तलवार बेअसर होगी। हाथों से भी तो इसे हराना मुश्किल है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे पानी में फेंक देता है। वो फिर से हमला करता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह से बच निकलता है। फिर मॉन्स्टर उसे पकड़कर दूर फेंकता है और उस पर एक ट्रेन जैसा हमला करता है। जिन्वू खुद से कहता है, मैंने सोचा था मैं थोड़ा स्ट्रांग बन चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं बहुत कमजोर हूं। उसे सॉन्ग जी के शब्द याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, सब लोग तुम्हें सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, तो तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मॉन्स्टर फिर हमला करता है और जिन्वू को एक पिलर पर जोर से पटक देता है। वह सोचता है, मुझे वो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैं कमजोर था। मुझे हमेशा खुद को बेकार ही लगा। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। कमजोर चाहे कितने भी समझदार या होशियार क्यों न हो, वो मजबूत के सामने हमेशा झुक जाते हैं और इसी वजह से उन्हें हमेशा धोखा मिलता है। दया दिखाना बेकार है। अगर मुझे कुछ साबित करना है तो मुझे ताकतवर बनना ही होगा। फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देता है। जिन्वू फिर उठता है और कहता है, मैं जरूर ताकतवर बनूंगा। अब वह पूरी ताकत से मुकाबले में उतरता है और सोचता है, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने उससे भी भयानक चीज का सामना किया है और ये मॉन्स्टर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर वह मॉन्स्टर को पकड़कर उसे दबाना शुरू करता है। मैंने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगाए हैं, अब उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। वो पूरी ताकत से उसके गले को दबाता है। धीरे धीरे मॉन्स्टर का खून निकलने लगता है और अंत में वो मर जाता है। जिन्वू राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो आखिरकार अब मैं थोड़ा ताकतवर बन ही गया। वो देखता है कि उसे उस मॉन्स्टर के दांत से बना एक नया हथियार मिलता है, जो उसकी पिछली तलवार से दुगनी पावरफुल है। ये हथियार दुश्मन को पैरालाइज कर सकता है और हर सेकंड उसकी पावर को 1 पॉइंट कम कर सकता है। साथ ही उसे एक रैंक झर मिलता है, जिसे पीकर वो अपनी स्किन को 20% तक हार्ड कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसकी मसल्स 35% तक परमानेंट डैमेज हो सकती है। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, बॉस मारा गया, डंगन अब सामान्य रूप में बदल जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जिन्वू स्टेशन से बाहर निकलता है। वहां सन्नाटा फैला होता है। एक अधिकारी उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो जिन्वू की तलवार को देखता है तो समझ जाता है कि वो हंटर है और उसे साइड में ले जाने लगता है। जिन्वू चारों तरफ तबाही देखकर सोचता है, लगता है डंगन ब्रेक हो गया है। तो क्या सभी बीस्ट्स बाहर आ चुके हैं? अधिकारी कहता है, ज्यादातर मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ एक जाइंट मैजिक बीस्ट बाकी है। जिन्वू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से उस मॉन्स्टर की ताकत को महसूस करता है और समझ जाता है कि वो बॉस लेवल का खतरनाक बीस्ट है। वहां कई लोग उस मॉन्स्टर की फोटो ले रहे होते हैं और पुलिस की बात नहीं सुन रहे होते। दूसरी ओर हंटर्स उस बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक हंटर बाकी सबको उसकी अटैक से बचाता है और हीलर्स उसे हील करते रहते हैं। हंटर कहता है, अब तक हमने हर चीज आजमा ली, लेकिन ये जरा भी कमजोर नहीं हुआ। एक फाइटर बोलता है, इसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है और हमारे पास ज्यादा मैजिक यूजर्स भी नहीं हैं। रबू सोचता है,
ये बस एक टेम्परेरी टीम है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। और ऊपर से ये सब लो लेवल हंटर्स है, 8 ही रैंक और सिर्फ एक डी रैंक हंटर, जो कि एक टैंकर है। हीलर्स भी कम हैं, 2 डी रैंक और एक ई रैंक हीलर। एक हीलर जूही को हील करने के लिए कहती है, लेकिन जूही अपने पुराने ट्रॉमा की वजह से फोकस नहीं कर पा रही होती। वो जैसे ही मैजिक कास्ट करती है, उसे पहले वाले डंगन का मॉन्स्टर याद आ जाता है और उसका जादू टूट जाता है। जिनवू उसे देख सोचता है, इसका मतलब है कि ये अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई। लेकिन ये तो एक डी रैंक बॉस है, इससे तो वो मॉन्स्टर कहीं ज्यादा ताकतवर था जिसे मैंने हराया था। अगर मैं इसका डिफेंस तोड़ पाऊं तो शायद इसे बाकी लोग खत्म कर सकते हैं। फिर वो अपनी टूटी हुई तलवार को पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर की ओर फेंकता है और उसका डिफेंस चकनाचूर हो जाता है। बाकी हंटर्स फौरन उस पर हमला करते हैं और उसे हरा देते हैं। डी रैंक हंटर हैरान होकर कहता है, अब तक तो हमारा कोई भी अटैक इस पर असर नहीं कर रहा था, फिर ये अचानक कैसे हुआ? वो क्या चीज थी जो अभी हवा में उड़ती हुई आई थी? क्या सिर्फ एक टूटी हुई तलवार ने इस बॉस का काम तमाम कर दिया? वो एक अधिकारी से पूछता है, वो तलवार फेंकने वाला कौन था? अधिकारी बताता है कि वो जिनवू था, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका होता है। हंटर सोचता है, अगर उसके पास इतनी पावर है तो वो जरूर किसी हाई रैंक हंटर में से होगा। उधर जिनवू खुद से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं उसे एक ही वार में हरा दूंगा। लगता है वो पहले से ही काफी कमजोर था। जूही पीछे से कहती है, क्या वो वाकई जिनवू था? बाकी लोग मजाक करते हुए कहते हैं, किसी ने जिनवू के मसल्स देखे क्या? हॉस्पिटल की कुछ नर्सें उसकी बातें कर रही होती है। उनमें से एक कहती है, अरे वो ई क्लास हंटर जिनवू कितना कूल और स्मार्ट है। वो ये भी कहती है कि जब पहली बार उसे हॉस्पिटल लाया गया था, उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वो हर दिन एक्सरसाइज करता है और उसकी बॉडी भी एकदम शेप में आ गई है। अगला सीन जिनवू के रूम का होता है। वो जोरदार वर्कआउट कर रहा होता है, तभी एक नर्स वहां आती है। वो जिनवू की बॉडी देखकर चौंक जाती है, या यूं कहें कि एकदम इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो नर्स उसे बताती है कि आज उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है और वो चेक करने आई है कि क्या वो अब बेहतर महसूस कर रहा है। जिनवू मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। नर्स बोलती है, अगर ऐसा है तो ये पेपर वर्क्स पूरा कर लीजिए। जिनवू उसे धन्यवाद कहता है और जाने लगता है, तभी नर्स अचानक उसका नंबर मांग लेती है। जिनवू सोचता है, क्या पता आगे कभी काम आ जाए, और नंबर दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं जिनवू का घर। उसकी छोटी बहन स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है और साथ ही टीवी पर न्यूज भी देख रही होती है। जिनवू अपने कमरे से बाहर आता है और उसकी बहन पूछती है, क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? वो हंसकर कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत। फिर वो बहन को स्कूल के लिए विदा करता है। उसके जाने के बाद जिनवू अपना सिस्टम खोलकर देखता है। वो देखता है कि उसके डेली टास्क में 10 किलोमीटर रनिंग अभी भी बाकी है, लेकिन सोचता है कि ये वो बाद में कर लेगा। अब जिनवू यह तय करने की कोशिश करता है कि वह अपने स्किल पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि इस बार वह अपनी इंटेलेक्ट यानी समझदारी और मैजिक कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तभी उसके फोन पर मकान मालिक का कॉल आता है, जिसे देखकर जिनवू थोड़ा घबरा जाता है। फोन उठाते ही लैंडलॉर्ड कहता है, अरे, अभी तक किराया नहीं मिला, लेकिन अगर दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। जिनवू जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं जल्द ही दे दूंगा। फोन कटने के बाद जिनवू सोचता है, अब तो मैं आसानी से गोबलिन्स को हरा सकता हूँ, किराया भरना अब कोई मुश्किल नहीं है। फिर वो अपने फोन पर कुछ सर्च करता है और सोचता है, अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो किसी हाई रैंक गेट में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर याद आता है कि अभी वो एक ई रैंक हंटर है और हाई रैंक गेट्स में एंट्री नहीं मिलती। वो सोचता है, अगर मुझे ऐसे गेट्स में जाना है तो अपनी रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन उसके मन में यह डर भी होता है कि अगर वो बार बार अपनी रैंक बढ़ाता गया तो सबका ध्यान उस पर आ जाएगा। रीवेकनिंग एक बहुत ही रेयर चीज है और ऐसा लगातार होना बहुत ही अनोखा माना जाएगा। उसी वक्त उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। अब अगला सीन हमें ले जाता है उसी जगह पर जहां एपिसोड 1 में सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं पर जिनवू की मुलाकात होती है डंग सुक नाम के एक सी क्लास हंटर से, जिसकी अपनी एक मजबूत टीम है। डंग सुक जिनवू से कहता है, तुम ई क्लास हंटर हो ना? जिनवू जवाब देता है, हाँ, मैं ही हूँ। तभी डंग सुक की टीम का एक सदस्य मजाक में कहता है, अरे, ये तो वही है, द वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर, और जोर से हंसने लगता है। डंग सुक माफी मांगता है और कहता है, माफ करना, मेरी टीम के लोग थोड़े मजाकिया है, दिल पे मत लेना। जिनवू शांत तरीके से जवाब देता है, कोई बात नहीं, आखिरकार मैं ई क्लास हंटर ही हूँ।
इसके बाद डंग सुक उसे समझाता है कि ये मिशन एक सी रैंक गेट का है और उन्हें कुल 8 लोग चाहिए। वो ये भी कहता है कि उन्हें जिन्वू से फाइट नहीं करवानी, इसलिए वो लूट में हिस्सा नहीं देगा, लेकिन सिर्फ शामिल होने के लिए उसे 2 मिलियन वॉन मिलेंगे। जिन्वू बाकी हंटर्स को गौर से देखता है और सोचता है, इस टीम में 4 सी रैंक हंटर है और 2 डी रैंक हंटर। फिर वो पूछता है, मेरा रोल क्या रहेगा, मुझे मिशन में करना क्या होगा? डंग सुक कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ सामान उठाने का है, खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह। फिर जिन्वू पूछता है, क्या आप लोग बिना हीलर के ही जा रहे हैं? डंग सुक जवाब देता है, जब भी हम लोग खुद से किसी इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हैं तब हीलर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बिना हीलर ही जा रहे हैं। अब जिन्वू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन ये विचार करता है, ये लोग बिना हीलर के डंगन में जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब यहाँ पर डंग सुक जिन्वू को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा होता है कि अगर डंगन के अंदर जिन्वू के साथ कोई हादसा हो जाता है तो बाकी हंटर्स उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके बाद एक और हंटर की एंट्री होती है जो डी रैंक का होता है, लेकिन उसके पास बहुत हाई क्वालिटी गियर होता है, जैसे शानदार आर्मर और चमचमाती तलवार। जिन्वू उसे देखकर सोचता है, ये तो जरूर किसी रईस घराने से होगा। उस डी रैंक हंटर का नाम है यो जिनहो। अब भाई नाम थोड़ा टेढ़ा है। अब वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, चिंता मत करो, ये तुम्हारा पहला रैंक डंगन है ना, तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसके बाद पूरी टीम डंगन में जाने की तैयारी कर लेती है। रास्ते में वो अमीर लड़का जिन्वू से लगातार बातें करता रहता है और जिन्वू बस चुपचाप सुनता रहता है। फिर जैसे ही ये लोग गेट के पास पहुंचते हैं, टीम का एक मेंबर डंग सुक से पूछता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रैंक डंगन है? डंग सुक जवाब देता है, हाँ, हंटर एसोसिएशन ने इसे 2 बार वेरीफाई किया है। गेट को देखकर अमीर लड़का भी कहता है, ये गेट कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, अंदर जाना सेफ तो है ना? इस पर डंग सुक कहता है, गेट का साइज कोई मायने नहीं रखता, असली बात होती है अंदर से निकलने वाली मैजिक एनर्जी, और उसी एनर्जी के आधार पर रैंक तय की जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डंगन के अंदर, जहां सभी हंटर्स दाखिल हो जाते हैं। डंग सुक अपने एक साथी को कहता है कि कुछ लाइटिंग कर दो। जैसे ही लाइट होती है, सभी को पता चलता है कि वहां कोई भी मैजिक बीस्ट मौजूद नहीं है। जिन्वू सोचता है, ये जगह तो बिल्कुल उस मंदिर जैसी लग रही है जहां पहले गया था। अमीर लड़का जिन्वू से पूछता है, ये ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं? जिन्वू जवाब देता है, ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से रोशनी निकलती है, लाइट के लिए। फिर ये सब लोग थोड़ी और गहराई में जाते हैं। अमीर लड़का अभी भी बकबक कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद जिन्वू बाकी सभी को अलर्ट करता है, हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। अब सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। धीरे धीरे बाकी हंटर्स को भी आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी हमला होता है। चींटी जैसी दिखने वाले बीस्ट्स पूरे ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। डंग सुक की टीम का एक सदस्य तुरंत अटैक करता है और दूसरी तरफ डंग सुक खुद उन बीस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आते हैं, वो हंटर उन्हें तेजी से खत्म कर देता है। इसके बाद डंग सुक बाकी टीम को बाकी बचे बीस्ट्स को खत्म करने को कहता है। ये सब देखकर जिन्वू मन ही मन सोचता है, क्या शानदार कोऑर्डिनेशन है यार। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बीस्ट आता है जिसे जिन्वू खुद अपने पैरों से ही कुचल देता है। सभी बीस्ट्स को खत्म करने के बाद डंग सुक जिन्वू को शुक्रिया कहता है। वो कहता है, अगर तुमने ध्यान ना दिया होता तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये मॉन्स्टर्स किस दिशा से आ रहे थे। डंग सुक फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? जिन्वू बस शांत तरीके से कहता है, पता चल गया बस। अब अगला सीन जिम का होता है। वहां सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें झटके महसूस होते हैं, जैसे भूकंप आया हो। लेकिन असल में वो झटके ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं, नीचे से आ रहे होते हैं, क्योंकि वहीं पर एक गिल्ड मास्टर टाइगर बहुत ताकतवर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब सीन वापस डंगन में आता है, जहां अमीर लड़का जिन्वू से हालचाल पूछता है। टीम अब और गहराई में जाती है और उन्हें दीवारों पर बहुत सारे जाले दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक और गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर चमकते हुए मना क्रिस्टल्स भरे पड़े होते हैं। ये देखकर डंग सुक कहता है, अब मैं अपनी टीम अलग बनाऊंगा। बाकी हंटर्स उस खजाने को आपस में बांटने की सोचने लगते हैं। इस बीच अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो? जिन्वू बिना कुछ सोचे अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देता है। अमीर लड़का डंग सुक के पास जाकर कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जिन्वू को लूट में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन मना क्रिस्टल्स लूट में नहीं आते, तो हिस्सेदारी तो बनती है ना? डंग सुक मान जाता है, हाँ,
सही कह रहे हो। हिस्से 7 नहीं 8 होंगे। लेकिन पहले हमें बॉस को हराना होगा। जब तक बॉस जिंदा है गेट बंद नहीं होगा। अब वो डंगन बॉस वहां सो रहा होता है। डंग सुक तय करता है कि पहले क्रिस्टल्स निकाल लेते हैं। वो अपने साथी से टूल्स मांगता है, लेकिन उसका साथी बताता है कि टूल्स गाड़ी में ही रह गए। डंग सुक फिर अमीर लड़के और जिन्वू से कहता है, तुम दोनों यही रुको, हम टूल्स लेकर आते हैं। जैसे ही डंग सुक और उसकी टीम बाहर जाते हैं, वो अपने एक साथी को गेट बंद करने को कहता है और वो हंटर गेट को बंद कर देता है। जिन्वू को पहले से ही शक था और उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। डंगन्स में बहुत से धोखेबाज होते हैं और वहां कोई सीसीटीवी नहीं होता। अगर किसी हंटर की मौत हो जाए तो कोई सबूत नहीं बचता कि आखिर हुआ क्या था। अब फिर सीन कट होता है उस गुफा के अंदर। जिन्वू और अमीर लड़का देखते हैं कि वो डंगन बॉस अब जाग चुका है। अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, तुम पीछे रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन जिन्वू अपनी तलवार निकालता है और मुस्कराते हुए कहता है, नहीं, तुम पीछे रहो, अब इसे मैं हैंडल करूंगा। अमीर लड़का घबराया हुआ जिन्वू से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये सी रैंक डंगन का बॉस है, इसे सिर्फ कोई भी रैंक हंटर ही हरा सकता है। जिन्वू खुद भी मानता है कि ये मुकाबला आसान नहीं है। उसने अब तक जो भी लड़ाइयाँ जीती है वो डी रैंक लेवल के थीं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और हमला कर देता है। जिन्वू कहता है, हमें हंटर कहा जाता है एक वजह से। असली शिकार तो अब शुरू होगा। इस सीन के बाद कैमरा कट होता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट की तरफ। प्रेसिडेंट गाड़ी में बैठे थकावट जाहिर करते हैं और कहते हैं, मीडिया और इंटरव्यू से परेशान हो गया हूं। असिस्टेंट उन्हें कुछ गाइडेंस के बारे में पूछता है। वापस चलते हैं डंगन के अंदर, जहां जिन्वू और स्पाइडर के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। जिन्वू जैसे ही अपनी ब्लेड से हमला करता है, उसे एहसास होता है कि स्पाइडर की खाल बहुत कठोर है और इसकी मूवमेंट्स भी बेहद तेज है। एक गलती उसे जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकती है। स्पाइडर बार बार जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू भी अपनी तेजी से उसे डॉज करता रहता है। अमीर लड़का ये देखकर हैरान है, ये ई रैंक का हंटर तो लगता ही नहीं। उसे शक होने लगता है कि जिन्वू कहीं कोई झूठा हंटर तो नहीं, यानी कि अपनी असली ताकत छुपाकर शिकार करने वाला। लड़ाई के बीच जिन्वू का सिस्टम उसे अलर्ट करता है, उसकी थकावट बढ़ती जा रही है, अगर अब और थका तो उसकी गति कम हो जाएगी। जिन्वू अपनी डैगर की स्किल्स चेक करता है, ब्लीड, ड्रेन और अब एक नई एबिलिटी, डैश। वो डैश का इस्तेमाल करता है और एकदम रफ्तार पकड़ लेता है। अब वो स्पाइडर के वीक पॉइंट्स को निशाना बनाकर अटैक करता है, लेकिन दुश्मन इतना टफ है कि एक वार से फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू सोचता है, अगर एक वार से कुछ नहीं हो रहा तो वार पर वार करता रहूंगा। उसकी स्पीड और भी तेज हो जाती है, लेकिन तभी उसकी थकावट का स्तर 70 तक पहुंच जाता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और स्पाइडर हमला कर देता है। जिन्वू जमीन पर गिर जाता है। तभी वो अपनी फुल रिकवरी स्किल एक्टिवेट करता है, खुद को हील करता है और अगले हमले से खुद को बचा लेता है। अब वो फिर से स्पाइडर पर टूट पड़ता है और लगातार वार करता है। उसका सिस्टम बताता है, टारगेट पैरालाइज्ड, और आखिरकार वो स्पाइडर ढेर हो जाता है। सिस्टम उसे लेवल अप होने की सूचना देता है और जिन्वू भारी सांसों के बीच उठता है। उधर वो अमीर लड़का अब बिल्कुल हक्का बक्का है, ये बंदा क्या है? वो जिन्वू से कहता है, क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? आप थके हुए होंगे, मैं बाकी सामान भी लाने में मदद कर दूंगा। लेकिन तभी डंग सुक और उसका ग्रुप वापस लौट आता है। डंग सुक कहता है, क्या ये दोनों अभी तक जिंदा है? अब फिर से कट होता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और असिस्टेंट पर, जो भारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ ये खुलासा होता है कि प्रेसिडेंट खुद एक समय पर हंटर था। असिस्टेंट कहता है, ट्रेनिंग से रैंक भले ना बढ़े, पर बॉडी और माइंड को कंट्रोल में लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट सहमति में कहता है, यही कंट्रोल डंगन की जानलेवा परिस्थितियों में सबसे काम आता है। डंगन में अब डंग सुक का ग्रुप स्पाइडर के शरीर को चेक करता है और उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतना जल्दी मर गया। वो सोचते हैं, शायद ये सी रैंक बॉस था ही नहीं। फिर डंग सुक अमीर लड़के से कहता है, तुम्हारा आर्मर और तलवार बढ़िया है, तुम्हारे डैड यूजेन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं न? फिर वह उसे धमकाता है, अगर जिन्वू को नहीं मारा तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन उस अमीर लड़के को अब जिन्वू की इज्जत हो जाती है। वो फैसला करता है कि वो जिन्वू का साथ देगा। कैफे के एक कोने में हीजिन और उसके 2 दोस्त मिलते हैं और हंसीम जा के साथ बातचीत शुरू होती है। एक लड़की पूछती है, हीजिन, टाइगर गिल्ड में कुछ नया चल रहा है क्या? हीजिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, सब वैसा ही है, कुछ खास नहीं। फिर वो खुद पूछती है, और तुम लोग, क्या चल रहा है तुम्हारे गिल्ड में? उनकी फ्रेंड कहती है,
हम भी वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं। फिर एक और लड़की कहती है, तुम तो मिस चाहे के साथ ए रैंक डंजो में ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी ना। उस पर जवाब आता है, हाँ, हम गए थे। वहां एक रैंक 20 से भिड़ गए थे और हम सब परेशान थे, लेकिन मिस चाहे ने उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। हम सब दंग रह गए थे। थोड़ी देर बाद वो हीजिन से चुल नाम के किसी लड़के के बारे में पूछती है। हीजिन जवाब देती है, चुल भी अच्छा कर रहा है, अब तक सब ठीक है। दृश्य बदलता है डंजो के भीतर। जिनवू एक चट्टान पर बेसुध पड़ा है। डंग सुक योजिनहो से कहता है, देखो, वो तो मर ही चुका है, लेकिन जिनवू अब भी जिंदा है, बस थका हुआ है। वो मन ही मन सोचता है, मैं कैसे भूल गया कि यहाँ सबसे ताकतवर ही टिकता है। उसी वक्त उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, अगर उसने अपनी क्वेस्ट पूरी नहीं की तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। यानी सामने जो लोग हैं उन्हें खत्म करना ही उसका मिशन है। जिनवू खड़ा हो जाता है और गुस्से में डूबा कहता है, अगर सिस्टम चाहता है कि मैं जिंदा रहूं तो फिर जो जरूरी है वही करूंगा। अब उसके चेहरे से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। वो ग्रुप की तरफ देखकर बोलता है, अगर तुम खुद को हंटर मानते हो तो ये भी जान लो कि कोई तुम्हें भी हंट कर सकता है। डंग सुक के ग्रुप का एक बंदा आगे आता है और कहता है, क्या कहना चाह रहा है तू करेगा क्या हमसे? पर वो पूरी बात कह पाता इससे पहले ही जिनवू अपनी ब्लेड से उसका गला काट देता है। अब तक सबके होश उड़ चुके हैं, यहाँ तक कि योजिनहो भी कांपने लगता है। सिस्टम कहता है, 6 में से 1 गया, अब 5 बचे हैं। जिनवू सोचता है, मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी एक इंसान को मारा है। अगर मैं न मारता तो खुद मारा जाता। बाकी हंटर्स अब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जिनवू सिर्फ डॉज करता है, एक एक करके। फिर वो पलटकर हमला करता है, 1, 2, 3, 4 और 5 को खत्म कर देता है। योजिनहो ये देखकर चौंकता है, ये तो उस बॉल वाले लड़ाई से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। डंग सुक अंदर ही अंदर सोचता है, इसने चंद सेकेंड्स में मेरी पूरी टीम साफ कर दी। अब वो खुद अपनी पावर एक्टिव करता है, सोचता है, शायद ये थक चुका हो 5 लोगों से लड़कर। वो आगे बढ़ता है, लेकिन जिनवू उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, तू स्ट्रांग था, लेकिन मैं भी लगातार लेवल अप कर रहा था। अब डंग सुक जान की भीख मांगने लगता है, कहता है, जितना चाहिए ले लो, क्रिस्टल्स, स्टोन्स, सब तुम्हारे, बस मुझे जाने दो। जिनवू गुस्से से कहता है, तूने 3 बार मेरी जान लेने की कोशिश की और अब रहम मांग रहा है। याद है न, तूने ही कहा था कि डंजो में जो होता है वो बाहर कोई नहीं जानता। डंग सुक चिल्लाता है, तुझे नहीं पता मेरा भाई कौन है? लेकिन वो पूरी बात कह भी नहीं पाता और जिनवू उसका भी गला उड़ा देता है। अब डंजो का गेट बंद होने लगता है। सीन कट होता है बाहर के दृश्य में। एक लड़की कुछ रिपोर्ट ले रही होती है और योजिनहो से पूछती है, तो सी रैंक की पूरी टीम मारी गई और सिर्फ तुम दोनों बाहर आए? योजिनहो कहता है, जी, ऐसा ही हुआ। लड़की उसकी ड्रेस की तारीफ करती है और कहती है, लगता है सब कुछ तुमने ही किया होगा और ये ई रैंक वाला बस तमाशा देख रहा होगा। वो चली जाती है। जिनवू के पास खड़ा योजिनहो मुस्कराता है और कहता है, बॉस, हमने सही काम किया। उसी वक्त बारिश होने लगती है। जिनवू आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, अच्छा हुआ आज सुबह अपनी बहन को छाता दे दिया था। आखिरी सीन में एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है हंटर एसोसिएशन के ऑफिस से, जहां एक रिपोर्ट ऑफिसर चीफ को ताजा जानकारी देता है। ये वही रेड की रिपोर्ट है जिसमें संग जिनवू और बाकी सी रैंक हंटर्स शामिल थे। रिपोर्ट पढ़कर चीफ को ये समझ आता है कि रेड में ज्यादातर हंटर मारे जा चुके हैं, सिर्फ 2 लोग ही बाहर लौटे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन 2 में से एक ई रैंक का हंटर है। चीफ पहले तो सोचता है कि शायद वो दोनों डरकर भाग निकले होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे बताता है कि नहीं, उन्होंने खुद बॉस को हराया है। ये बात सुनकर चीफ को शक होता है कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है, और जब वो संग जिनवू का नाम सुनता है उसे एकदम वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती है जो हॉस्पिटल में हुई थीं। वो ये भी सुनता है कि मरे हुए लोगों में डोंगसुक नाम का एक हंटर भी शामिल था, जो असल में डोंगसुक का भाई है। अब मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है जिनवू के घर पर। वो एक रेड से लौटते हुए कुछ सामान खरीद कर लाया है अपनी बहन के लिए। बहन उससे पूछती है, इस बार तो अच्छे पैसे मिले होंगे, लेकिन तुम्हें चोटें क्यों नहीं आई? जिनवू सिर्फ मुस्कुराता है, पर मन ही मन वो सोच रहा होता है कि इस बार सब कुछ कितना बदल गया है। वो अब डरता नहीं, वो लड़ता है और मारता है। खाना खाते समय जिनवू बियर भी पी रहा होता है। तभी सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसकी बॉडी में जहरीला पदार्थ घुस चुका है,
लेकिन तुरंत ही उसका सिस्टम उसे डिटॉक्स भी कर देता है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि उसका सिस्टम अब हर छोटी चीज का भी ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन उसे उठाकर कहती है कि कोई जिन्हो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। जब जिन्वू नीचे आता है, जिन्हो उससे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। जिन्हो दरअसल खुद की एक गिल्ड शुरू करना चाहता है और चाहता है कि जिन्वू उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन जिन्वू सीधा जवाब दे देता है, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अमीर लड़कों की बातों में। जिन्हो हार नहीं मानता और समझाने लगता है कि उसके पापा एक बड़ी गिल्ड खोलना चाहते हैं और वो चाहता है कि जिन्वू उसके साथ 19 रेड्स करे और बदले में उसे मिलेंगे 30 बिलियन वॉन। हाँ, आपने सही सुना, 30 बिलियन, यानी करोड़ों रुपए। पर जिन्वू के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही खुद को मजबूत करता रहा तो एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तब उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं होगी। इसलिए वो जिन्हो का ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन जाते जाते जिन्हो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा सीक्रेट मैं हमेशा छुपाकर रखूंगा। इसके बाद सीन बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है डोंगसू, जो अपनी असिस्टेंट लॉरा से कह रहा है कि उसे उन 2 बचे हुए हंटर्स की पूरी जानकारी चाहिए। लॉरा जल्दी से डॉक्यूमेंट लाकर उसे दे देती है। डोंगसू उससे पूछता है, अगर मैं किसी दूसरे देश के हंटर को खत्म कर दूं तो क्या होगा? लॉरा बड़े ठंडे अंदाज में समझाती है कि अगर उस देश में हंटर क्राइम से जुड़े कानून हैं तो वही लागू होंगे, नहीं है तो तुम्हारे अपने देश के कानून लागू होंगे। और अगर दोनों देश आपस में कुछ सेट कर ले तो फिर मामला कहीं भी जा सकता है। ये बात सुनकर डोंगसू बिना कुछ कहे बस इतना बोलता है, मेरा शेड्यूल अभी के अभी बदलो। यानी अब वो सीधे तौर पर जिन्वू और जिन्हो के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। इसके बाद सीन कट होता है अगली सुबह की तरफ, जहां जिन्वू अपनी छोटी बहन के साथ रनिंग कर रहा है। दौड़ते दौड़ते जिन्वू उससे एक सवाल पूछता है, अगर तेरे पास 30 बिलियन वॉन होते तो तू क्या करती? जिना थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि सबसे पहले तो मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स चुकाएगी, अपनी कॉलेज फीस भरेगी और जो बचेगा शायद वो भी संभाल कर रखेगी, क्योंकि इतना पैसा समझ नहीं आता कि करना क्या है। जिन्वू अब खुद को टेस्ट करता है। पहले उसने 10 किलोमीटर दौड़ने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसने 11 दौड़ लिए। 100 पुशअप्स की जगह 102 हो गए। तो अब वो अपनी लिमिट को और आगे बढ़ाने की सोचता है। थोड़ी देर बाद उसका स्टेटस चेक करता है। अब तक वो 20 किलोमीटर भाग चुका है और 200 सेटअप्स कर चुका है। तभी उसका सिस्टम उसे एक नया रिवॉर्ड देता है, एक खास चाबी जो एक रहस्यमय डंजन, डीमन कैसल, का दरवाजा खोलती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम ये भी बताता है कि इस कैसल के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ छुपा हुआ है, यानी ऐसा जादुई आइटम जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिन्वू की आंखों के सामने एक ही चीज घूमती है, अपनी माँ को फिर से ठीक देखना। सीन कट होता है रात को। जिन्वू उस डंजन के सामने खड़ा है और चाबी से गेट खोलता है। वो सोच रहा होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसके पास इंस्टेंट टेलीपोर्ट का ऑप्शन है। लेकिन अंदर जाते ही एक अजीबोगरीब बीस्ट उसका रास्ता रोक लेता है। जिन्वू तुरंत स्टैट चेक करता है और डैगर से फास्ट अटैक करता है, पर उस बीस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो अपनी दूसरी स्किल मर्डरस इंटेंट भी यूज करता है, लेकिन बीस्ट टच से मस नहीं होता। उल्टा वो जिन्वू पर भारी पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, बीस्ट तो जिन्वू का हाथ ही चबा जाता है। उसकी एचपी तेजी से गिरने लगती है। जिन्वू भागने की सोचता है, लेकिन तभी बीस्ट की पावर और भी बढ़ जाती है और वो उसे पटक टक्कर मारता है। तभी जिन्वू फुल रिकवरी स्किल यूज करता है और उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता है। वो फिर से बीस्ट पर डैगर घुसेड़ता है, लेकिन नतीजा वही, कोई असर नहीं। बीस्ट फिर से जिन्वू की धुलाई करता है। उसकी एचपी अब खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। सिस्टम वार्निंग देता है, क्रिटिकल एचपी। जिन्वू टेलीपोर्ट स्टोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट के वार से स्टोन छूटकर गिर जाता है। अब जिन्वू जान बचाने के लिए भागकर छुप जाता है। घबराते हुए उसे याद आता है कि सिस्टम में एक शॉप भी है। वो वहां से 3 हीलिंग पोशंस खरीदता है और पी जाता है, जिससे उसकी एचपी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। तभी उसे आइडिया आता है, जैसा पिछली बार हुआ था जब उसने एल्कोहल पिया था और उसकी बॉडी ने खुद को डिटॉक्स किया था, उसने एचपी भी बढ़ा दी थी। वो फिर से वही ट्रिक यूज करता है। अब जब जिन्वू फिर से बीस्ट के सामने जाता है, अब की बार उसकी स्किल डीएक्टिवेट हो चुकी है, यानी पिछले सारे वार अब असर दिखा रहे हैं। जिन्वू फिर से हमला करता है। बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। बीस्ट एक बार फिर काउंटर करता है और जिन्वू को चोट पहुंचाता है, पर इस बार जिन्वू हार मानने वाला नहीं है। वो अपनी सारी ताकत झोंक देता है और सीधे बीस्ट के मुंह पर वार पे वार करता है और आखिरकार बीस्ट ढेर हो जाता है।
सिस्टम अब जिन्वू को एक नोट देता है। एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे 3 खास आइटम्स की जरूरत होगी। जिन्वू सोचता है कि अभी वो कैसल के अंदर नहीं जाएगा, ये काम बाद के लिए बचा कर रखता है। जहां जिन्वू जिन्हो के उस मिशन वाले ऑफर को स्वीकार कर चुका है। मतलब ये कि दोनों मिलकर अब 19 रैंक मिशन करने वाले हैं। लेकिन जिन्वू एक शर्त रखता है, सिर्फ हम 2 ही जाएंगे, कोई तीसरा नहीं। जिन्हो पहले तो चौंक जाता है, रैंक मिशन में सिर्फ 2 लोग, ये तो खतरनाक है। लेकिन जिन्वू उसे समझाता है, सोचो अगर हम लगातार 19 मिशन बिना किसी नुकसान के खत्म कर दे तो तुम्हारे पापा का नजरिया बदल सकता है। ये बात सुनते ही जिन्हो मोटिवेट हो जाता है और मान जाता है। फिर सीन कट होता है चाहेन पर, जो मॉर्निंग रन कर रही है। स्ट्रेचिंग के बाद वो एकदम अलर्ट हो जाती है और बोलती है, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यही कहीं छुपे हो। और सच में एक बंदा सामने आता है और चाहेन को अपना बिजनेस प्रपोजल देने लगता है, लेकिन वो उसको ज्यादा भाव नहीं देती। अब हम चलते हैं जिन्हो की तरफ, जो अपने पापा के साथ कार में बैठा है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि दुनिया अब बदल चुकी है, सब कुछ डंग और गेट से जुड़ चुका है, इकोनॉमी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारी चीजें सिर्फ हंटर्स की बदौलत मुमकिन हैं। वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की हंटर एसोसिएशन सब कुछ रेगुलेट करती है, रैंक देती है, नए हंटर्स की टेस्टिंग करती है और डंग ब्रेक से निपटती है। लेकिन असली पैसे तो गिल्ड्स बनाते हैं। वो गिनाते हैं, फेम गिल्ड, फीड गिल्ड, नाइट गिल्ड, व्हाइट टाइगर और हंटर्स गिल्ड, ये 5 मेजर गिल्ड्स है। इसीलिए उनके पापा चाहते हैं कि उनका खुद का एक गिल्ड हो, ताकि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके और रिसोर्स अपने हाथ में ले सके। अब जिन्हो सोचता है, अगर मैं और मेरा भाई एस रैंक हंटर्स को साथ में लेकर गिल्ड बना ले तो मजा आ जाएगा, पर रिस्क भी बड़ा होगा। अब फिर से कट होता है जिन्वू की तरफ, जो आज की एक्सरसाइज पूरी कर चुका है। एक रैंडम लूट बॉक्स मिलती है और उसमें से निकलता है एक बिंगो कार्ड। अब वो सोच में पड़ जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी और लेवल अप किया जाए। तभी उसके मोबाइल पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक ईमेल आता है, रैंक मिशन के लिए बुलावा। जिन्वू पहले तो मना करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। दृश्य बदलता है मिस्टर सॉन्ग पर। वो अपने एक स्टूडेंट के साथ बैठे होते हैं। स्टूडेंट पूछता है, क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा? सॉन्ग को पुराना कार्टन टेम्पल वाला हादसा याद आ जाता है। फिर वो कहता है, हाँ, अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरा हाथ भी खराब हो चुका है। लगता है अब समय आ गया है रिटायर होने का। फिर हमें दिखाया जाता है माशिमा, जो अपनी फैमिली के साथ है। उसे भी एसोसिएशन से मेल आया है। उसकी वाइफ कहती है, अब ये काम छोड़ दो, लेकिन माशिमा कहता है, पैसों की जरूरत है। हमारी बेटी किंडरगार्टन जा रही है, दूसरी जूनियर हाई में है, और वैसे भी लो रैंक हंटर्स को मुश्किल मिशन नहीं मिलते। पिछली बार बस किस्मत खराब थी। इस पर उसकी वाइफ थोड़ी शांत हो जाती है और उनकी छोटी बेटी पूछती है, पापा, आप स्ट्रांग हो? माशिमा मुस्कुराता है और जापानी में कहता है, हाँ, सब ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है चाहेंग के गिल्ड हेडक्वार्टर पर। यहाँ एक बहस छिड़ी है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर चॉय से भिड़ रहा है। यूहो गुस्से में चॉय से पूछता है, तुमने मुझ पर ये सारे मीडिया इंटरव्यू क्यों थोप दिए? चॉय बड़े कूल अंदाज में जवाब देता है, अरे, तेरा इंटरव्यू देखा, जबरदस्त स्पीच दी थी। लेकिन यूहो अब भी चिढ़ा हुआ है। चॉय उसे एक फाइल दिखाता है और कहता है, लगता है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बना रहा है। यूहो कहता है, हाँ, मुझे पता है, वो मेरे गिल्ड के हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। चॉय जवाब देता है, तो फिर मैं बेवजह टेंशन ले रहा था। यूहो चॉय से कहता है, चलो साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? कट होता है अगले सीन पर, जहां जूही अपने घर में अपनी माँ से बहस कर रही होती है। उसकी माँ जूही से पूछती है, क्या हंटर का ये काम तुम्हें असहज नहीं करता? मैंने सुना है तुम भी रैंक हंटर हो, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ज्यादा ताकतवर होता, इसलिए बेहतर होगा तुम ये सब छोड़कर घर वापस आ जाओ। जूही माँ की ये बातें सुनकर भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है, मेरे लिए फैसले लेना बंद करो, मैं अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती हूँ। इतना कहकर जूही कॉल काट देती है और मन ही मन सोचती है कि शायद उसे एक और बार कोशिश करनी चाहिए। वो अपने रूम में जाती है और तब हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर भी हंटर एसोसिएशन का वही ईमेल आ चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है चाय इन की तरफ, जो चोई के ऑफिस जा रही होती है। तभी वो देखती है कि यूनहो वहां से बाहर निकल रहा है। चाय इन उसे हल्की मुस्कान देती है और सीधे ऑफिस में चली जाती है। अंदर चोई उससे पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक है? चाय इन बताती है
कि ट्रेनिंग के दौरान यूजेन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी उसे अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है, मुझे लग रहा है ये लोग एक नई गिल्ड बना रहे हैं और उसमें मुझे गिल्ड मास्टर बनाने की प्लानिंग है। चोई सुनकर हैरान हो जाता है, तो ये रिपोर्ट देने आई हो? क्या मतलब मैं मानूं कि तुमने उस ऑफर को मना कर दिया है? चाय इंसाफ कहती है, हाँ, मैंने वही मौके पर मना कर दिया था। चोई ये सुनकर खुश होता है और कहता है, थैंक यू। चाय इन जवाब देती है, कोई बात नहीं। वैसे ऑफिस के बाहर आते हुए मैंने यूनहो को देखा था। अब सीन एक बार में शिफ्ट होता है। यूनहो अकेले बैठा ड्रिंक हाथ में लिए सोच रहा है। उसके दिमाग में चोई की बातें गूंज रही है, खासतौर पर वो जेजू आइलैंड वाली बात। चोई ने कहा था कि थर्ड रेड के बाद उस आइलैंड को बंद घोषित कर दिया गया था, अब सिर्फ समय समय पर पेट्रोलिंग होती है। चोई ने यह भी कहा था कि लोग उस आइलैंड को अब भूल चुके हैं, लेकिन वो उसे नहीं भूला और एक दिन फिर से उसे जीतना चाहता है। यूनहो अब समझ जाता है कि इंटरव्यू जो लिए जा रहे हैं वो उसी प्लान का हिस्सा है और शायद उस आइलैंड पर उसका भी अधूरा काम बाकी है। अब कट होता है जिन्वू के घर। वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसकी बहन पूछती है, तुम जब भी गेट जाते थे हमेशा पिट-पिट कर आते थे, अब तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हो। ये सब उस एक्सरसाइज का असर है क्या? जिन्वू मुस्कराते हुए कहता है, शायद हाँ, लेकिन अब जो भी है, मैं पैसे तो कमा रहा हूँ आराम से। और वो बाहर निकल जाता है। सीन कट होता है मिस्टर सॉन्ग की तरफ। वो सोच रहा होता है कि शायद उसकी अवेकनिंग शारीरिक ताकत की नहीं बल्कि मैजिक टाइप की है। तभी चलते हुए उसे जिन्वू दिखता है। वो चौंक कर पूछता है, तुम जिन्वू ही हो ना? जिन्वू जवाब देता है, हाँ, मैं ही हूँ। सॉन्ग हैरानी से कहता है, वो कमजोर ड्रेस में लड़के से तुम अब बिल्कुल अलग लग रहे हो। वो जिन्वू से पूछता है कि उसका पैर कैसे ठीक हुआ। जिन्वू कहता है, पता नहीं, अस्पताल में जब आँख खुली तो पैर पहले जैसा था। सॉन्ग सोचता है, शायद किसी हाई लेवल हीलर ने उसे ठीक कर दिया हो। बातचीत के दौरान सॉन्ग जिन्वू को बताता है कि उसे भी डी रैंक मिशन के लिए कॉल आया है। दोनों मिलकर गेट तक पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही दिखते हैं वही लोग जो हमने एपिसोड 1 में देखे थे। जूही जिन्वू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए हो। तभी अचानक एक गाड़ी आती है जिससे कुछ अपराधी उतरते हैं। वो जूही से बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी एक और बंदा, कैंग, बाहर आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ फन करने के लिए नहीं लाया गया। हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स इस मिशन का हिस्सा होंगे ताकि अपनी सजा कम कर सकें। साथ ही साथ इन पर नजर रखने के लिए कैंग भी साथ रहेगा, जो कि एक बी रैंक हंटर है। जिन्वू को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जूही से कहता है कि वो घर लौट जाए, लेकिन जूही इनकार कर देती है। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। क्रिमिनल्स की हथकड़ी खोल दी जाती है और कैंग उन्हें चेतावनी देता है, बहुत होशियारी की जरूरत नहीं है। इसके बाद डिसाइड होता है कि इस बार भी मिस्टर सॉन्ग ही टीम के कैप्टन होंगे। वो झुककर जिन्वू का धन्यवाद करता है, लेकिन जिन्वू कहता है, इसकी जरूरत नहीं थी। अब सभी लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग डंजन में दाखिल होते हैं, वो तीनों कैदी गोब्लिन्स को बहुत बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग तो यही कह बैठते हैं कि असली राक्षस तो यही लोग लग रहे हैं, गोब्लिन से भी ज्यादा खतरनाक। इस पूरे सीन में हमें सॉन्ग की जबरदस्त ताकत भी देखने को मिलती है, जिसे देखकर कैंग भी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू अपने नए डैगर से बड़ी तेजी से सारे गोब्लिन्स का सफाया कर देता है और ये देखकर जूही और सॉन्ग दोनों दंग रह जाते हैं। सॉन्ग तो यहाँ तक देख पाते हैं कि अब जिन्वू की बॉडी से निकलने वाला ऑरा बिल्कुल पहले से अलग हो गया है। जब सभी लोग डंजन के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। टाई शिक दाहिने वाले रास्ते को चुनता है और तीनों कैदियों को साथ लेकर उसमें चला जाता है। जिन्वू अपनी परसेप्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और समझ जाता है कि बॉस लेफ्ट वाले रास्ते में है, तो वह जूही और सॉन्ग को साथ लेकर उस दिशा में बढ़ता है। बीच वाला रास्ता कैंग और किम लेते हैं। किम, जिसने पहले जिन्वू को कम आंका था, अब अपने किए पर पछता रहा होता है। वो गोब्लिन्स को मारते हुए सोचता है कि बाहर निकलते ही वो जिन्वू से माफी मांगेगा, सही मायनों में झुककर। दूसरी ओर टाई शिक और उन कैदियों का सीन चलता है। टाई शिक उनसे पूछता है कि जैसे मजा इन बीस्ट्स को मारने में आ रहा है, क्या वैसा ही मजा उन्हें इंसानों को मारने में भी आता है? और उनका जवाब सुनकर टाई शिक थोड़ा और सतर्क हो जाता है। वो बंदा जिसकी स्टोरी हमें पिछले एपिसोड में फ्लैशबैक में दिखी थी, वही जिसका परिवार तबाह हो गया था, वो टाई शिक को 3 बिलियन येन का ऑफर देता है इन तीनों कैदियों को मारने के लिए। उसका कहना होता है कि इन कैदियों को अक्सर रेड लेवल मिशनों पर भेजा जाता है ताकि उनकी सजा कम हो सके और डंजन के अंदर जो होता है उसकी जानकारी बाहर तक नहीं पहुंचती। इसी बात का फायदा उठाकर वो चाहता है कि टाई शिक इन तीनों को खत्म कर दे।
टाइशिक भी फिर योजना बनाता है और इन तीनों को एक के बाद एक मार डालता है, ये कहकर कि बाहर सबको बताएगा कि ये तीनों 100 गोब्लिन से भिड़े और मारे गए। अब इधर किम और कैंग, जो बीच वाली गुफा में थे, गलती से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां टाइशिक ने कैदियों को मारा था। उधर जिन्वू को याद आता है कि हॉस्पिटल में उससे मिलने वही टाइशिक आया था। वो प्रार्थना करता है कि टाइशिक को उसकी असली पहचान याद न हो, क्योंकि तब तो जिन्वू एक रैंक का मामूली हंटर था। इसी दौरान एक जोरदार चीख सुनाई देती है और सारे लोग उस दिशा में भागते हैं। वहां देखते हैं कि कैंग मारा गया है और किम बुरी तरह घायल पड़ा है। जिन्वू जूही से कहता है कि उसे जल्दी हील करे। सॉन्ग जब किम के जख्म देखता है तो वो साफ समझ जाता है कि ये किसी गोब्लिन का काम नहीं है, ये इंसान द्वारा किसी शार्प वेपन से मारा गया है, और वो भी इस तरह से कि आदमी धीरे धीरे तड़प के मरे। इससे वो समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। जिन्वू, जो अभी तक शौक में था, अब किम से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना होगा। लेकिन किम माफी मांगता है। वो कहता है कि इस हालत में माफी मांगना उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो झुककर माफी मांगना चाहता था। और आखिरकार किम की मौत हो जाती है। इस पूरे सीन को ऊपर से देख रहा होता है टाइशिक, जो अब जूही को मारने के लिए छलांग लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि हीलर सबसे पहले मारे जाने चाहिए। लेकिन जिन्वू वक्त रहते उसे रोक लेता है। अब मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं, तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? टाइशिक ठंडी आवाज में जवाब देता है कि उसने एक कहानी कर ली है। वो बाहर सबको यही कहेगा कि क्रिमिनल्स भागने लगे थे और गोब्लिन्स के बीच सब मारे गए। अब सॉन्ग आगे बढ़ते हैं। वो जिन्वू को रोकते हैं और कहते हैं, तुम अभी इससे नहीं लड़ सकते, मुझे लड़ने दो। वो जूही से कहता है कि वो उसे रीइन्हांस करे ताकि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाए। ध्यान रहे, सॉन्ग रैंक हंटर है और टाइशिक रैंक का, तो लड़ाई आसान नहीं है। लेकिन फिर भी सॉन्ग की तलवारबाजी जबरदस्त होती है और वो टाइशिक को बराबरी की टक्कर देते हैं। जैसे जैसे जूही की एनहांसमेंट की ताकत कम होती है, सॉन्ग कमजोर पड़ने लगते हैं और आखिर में घायल हो जाते हैं। तभी वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर टाइशिक चौंक जाता है। वो कहता है, तुमने तो ये दिखाया ही नहीं कि तुम जादूगर भी हो, वाह। लेकिन जब वो आखिरी वार करने के लिए बढ़ता है तो फाइनली अब जिन्वू बीच में कूद पड़ता है। और यार, इतने देर से वो चुपचाप देख रहा था। उसका सबसे बड़ा पछतावा है कि किम की मौत हो गई और वो उसे नहीं बचा सका। अब वो और देर नहीं करेगा। अब टाइशिक का सामना उसे करना ही पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ तक पढ़ ही चुके हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोको और कमेंट में बताओ कि टाइशिक की स्टोरी पर तुम्हारा क्या रिएक्शन था। जैसे ही जिन्वू की ताकत सामने आती है, यश शॉक रह जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद जिन्वू भी एसिन हो सकता है, जिसने अपनी असली क्षमताएं अब तक छुपा रखी थीं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के एंड में कहा था, इस बार जिन्वू की असली पावर दुनिया के सामने आनी ही थी। अब टीम यह अंदाजा लगाती है कि शायद जिन्वू की दूसरी अवेकनिंग हो चुकी है और हो ये डबल डंजन के दौरान ही हुआ होगा। लेकिन टाइशिक अभी भी उसे हल्के में ही लेता है, क्योंकि वो खुद एक भी रैंक का हंटर है और सोचता है कि एक ही रैंक हंटर दोबारा जाग भी गया हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा। जिन्वू टाइशिक से सवाल करता है, तुमने किम और कैंग को क्यों मारा? और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें टाइशिक खुद ये बात कबूल करता है कि उसे इंसानों को मारने में जानवरों से ज्यादा मजा आता है। यह सुनकर गुस्से में जिन्वू पर हमला करता है। लड़ाई तेज होती जाती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम जिन्वू को अलर्ट करता है कि सामने वाला खिलाड़ी उसे जान से मारना चाहता है और अब वह ऑफिशियली एक दुश्मन बन चुका है। मतलब अब जिन्वू किलर मोड में जा सकता है और बस फिर क्या, वो अपनी असली ताकतें दिखाने लगता है। लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि मिस्टर सॉन्ग और जूही दोनों दंग रह जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग मन ही मन सोचते हैं कि डबल डंजन के बाद जिन्वू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। टाइशिक कहता है, इस दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है, यहाँ किसी रूल की कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद टाइशिक अपनी खास इनविजिबिलिटी स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन अब जिन्वू पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है। वो आसानी से टाइशिक की मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। मरते वक्त टाइशिक जिन्वू से कहता है, अब जब तुमने मुझे मार दिया तो लोग जान जाएंगे कि तुम कितने ताकतवर हो। अब तुम अपनी पावर्स को छुपा नहीं पाओगे। जिन्वू जवाब देता है, और अगर मैं कहूं कि हर लड़ाई के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूं। इस पर टाइशिक कहता है, फिर भी तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। तुम जितना गहराई में उतरते जाओगे उतना अंधेरे में खोते जाओगे। यहीं पर अर्जेंट क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और जिन्वू खुद महसूस करता है कि वह अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन एक बात उसे भी महसूस होती है, जितनी ताकत बढ़ रही है उतना ही वो अपने पुराने स्वभाव से दूर होता जा रहा है। बाद में जूही और मिस्टर सॉन्ग उसका धन्यवाद करते हैं और जिन्वू उन्हें डंजन से बाहर जाने को कहता है,
जबकि वह खुद अंदर बॉस से निपटने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ जिनचूल और नचल का सीन दिखता है। उन्हें पता चलता है कि तायशिक पिछले काफी समय से अपराधियों को चुपचाप खत्म कर रहा था। नचल को लगता है कि उसने बतौर सुपरवाइजर तायशिक पर नजर नहीं रखी, जो उसकी गलती थी। जैसे ही वो बच गए लोगों से बात करता है, जिनचूल पूछता है कौन था जिसने तायशिक को मारा। जिनवू सोचता है कि अब ज्यादा देर तक अपनी पहचान छुपा नहीं पाएगा और वो डील जो उसने जिन्हों के साथ की थी वो अब शायद रद्द करनी पड़ेगी। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग सामने आते हैं और कहते हैं मैंने मारा उसे। इस पर नचल शॉक रह जाते हैं क्योंकि सॉन्ग की तो सिर्फ सी रैंक है। जब वो सवाल करता है कि कैसे हराया, सॉन्ग कहता है मेरे पास एक हीलर थी, उसी की मदद से। इस पर जिनचूल कहते हैं हीलर हो या ना हो, सी रैंक का हंटर भी रैंक वाले को नहीं हरा सकता। अब वो सभी को साथ ले जाने की बात करता है क्योंकि उसे रिपोर्ट लिखनी होगी। जिनवू उसके ऑरा को देखता है और समझ जाता है कि वो रैंक का हंटर है, जो पहले उसे नहीं पता था। अब उसे इस बात की टेंशन होती है कि शायद उसका राज जल्द ही उजागर हो सकता है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से माफी मांगते हैं और कहते हैं शायद मैंने गलत अंदाजा लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी ताकत किसी खास मकसद के लिए छुपा रहे हो। उधर जिसने तायशिक को पैसे दिए थे कैदियों को मारने के लिए, वो खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। और जिनवू सॉन्ग जूही के केस में सेल्फ डिफेंस का क्लॉज लग जाता है, तो कोई कानूनी दिक्कत नहीं आती। फिर हमें जूही का सीन दिखता है, जो अब और भी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, और वो जिनवू को एक मैजिक स्टोन दिखाती है। जूही और जिनवू साथ बैठे होते हैं। जूही मुस्कुराते हुए कहती है तुम बहुत बदल चुके हो जिनवू, लेकिन मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसी उस दिन थी जब हमने आखिरी बार मुलाकात की थी। जिनवू जवाब देता है कि हाल ही में उसके साथ बहुत कुछ हुआ है और हर इंसान को अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। जूही थोड़ी भावुक होकर कहती है मैं एक हंटर हूँ, लेकिन हमेशा से ही डरपोक रही हूँ। मैंने कोशिश की इस डर से बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी मैं डी और ई रैंक के मिशन ही चुनती रही। वो कहती है कि इसी वजह से वो जिनवू से अक्सर मिलती रही, क्योंकि दोनों एक जैसे आसान मिशन में जाते थे। मैं हमेशा तुम्हें हील करती थी और तुम हमेशा जिंदा बच निकलते थे। वो सारे पल मैं कभी नहीं भूल सकती। और तुम्हें याद है, हमने कभी डिनर पर जाने का प्लान भी बनाया था। इसके बाद वो मैजिक जैम उसे लौटाते हुए कहती है मैंने अब रिटायर होने का फैसला किया है। मैं अपने गांव लौट रही हूँ। अगर तुम कभी वहां आओ तो जरूर मिलना, हम फिर से एक साथ वक्त बिताएंगे। जिनवू मुस्कुराकर कहता है अगर ऐसा हुआ तो इस बार डिनर पक्का रहेगा। इसके बाद सीन कट होता है थोड़े पहले के एक मोमेंट पर, जहां चीफ जिनवू से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम एक भी रैंक हंटर को अकेले मार सकते हो, और भले ही तुम्हारी दोबारा अवेकनिंग हुई हो, लेकिन अगर तुम लंबा जीना चाहते हो तो आगे से बहुत संभल कर चलना होगा। वो उसे बताता है कि उस डंगसुक मिशन में बस वो और एक और डी रैंक हंटर ही जिंदा बचे थे, और शायद अब डंगसुक का भाई डंगसु उसे खोज रहा हो, जो कि एक एस रैंक हंटर है। जिनवू चौंकर पूछता है एस रैंक? वो मुझे ढूंढ रहा है? चीफ कहता है हाँ, डंगसु इतना ताकतवर है कि कोई कानून भी उसे नहीं रोक सकता। उसे तो मॉन्स्टर्स तक से डर नहीं लगता। वो सलाह देता है कि जिनवू को अपनी फैमिली को लेकर देश से बाहर चले जाना चाहिए। ये सुनकर जिनवू अपने आप से कहता है अब मेरे पास ताकतवर बनने का एक और कारण है। फिर सीन आता है एक नई गैदरिंग का, जहां जिन्हों ने जिनवू को बुलाया होता है। जिन्हों उसे बताता है कि ये सभी उसकी नई टीम के सदस्य हैं, ज्यादातर गरीब और बेरोजगार हंटर्स जिन्हें वो काम देना चाहता है। जिनवू थोड़ा हैरान होकर कहता है क्या तुमने इन्हें सीरियसली हायर किया है? जिन्हों कहता है हमें 8 लोगों की टीम चाहिए एक सी रैंक मिशन के लिए। वो देखता है कि कुछ माइनर यानी नाबालिग भी टीम में है। जिनवू एक लड़की से पूछता है तुम अभी स्कूल में पढ़ती हो, कोई मिशन अटेंड किया है? लड़की कहती है नहीं, लेकिन मैं हंटर हूँ। जिनवू समझ जाता है कि वो सिर्फ एक ही रैंक हंटर है और कहता है तुम बाहर इंतजार करोगी, अंदर सिर्फ मैं और जिन्हों जाएंगे। तभी एक और लड़का पूछता है हमें बस वेट करना है और हमें 3 मिलियन मिलेंगे। जिन्हों हंसकर कहता है हाँ, 3 मिलियन सिर्फ बाहर बैठने के मिलेंगे। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जिन्हों उन्हें सीक्रेसी की सख्त हिदायत देता है अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हें 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी ओर जिनवू अब स्टेल्थ रूनस्टोन का इस्तेमाल करता है, जो उसे कैंग को हराने के बाद मिला था। वो अब स्टेल्थ एबिलिटी अनलॉक कर लेता है, यानी किसी को बिना बताए अटैक करना। फिर जिन्हों एक अजीब सा कवच पहनकर जिनवू के पास आता है। जिनवू मुस्कुराकर पूछता है ये क्या पहन लिया है? जिन्हों कहता है ये इटालियन आर्टिस्ट का बनाया हुआ इनहेस्ट आर्मर है, फुल प्रोटेक्शन के लिए।
जिनवू हल्के से एक उंगली से उसे गिरा देता है और कहता है, मेरी सलाह मानो, इसे अभी उतार दो। जिन्हो भी मान जाता है। इसके बाद दोनों डंजन में जाने के लिए निकलते हैं। बाहर खड़े कुछ लोग कहते हैं, एक ई रैंक और एक डी रैंक हंटर सी रैंक डंजन में जा रहे हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं? वो बात कर रहे होते हैं कि शायद ये पागलपन है, लेकिन उन्हें क्या, जाने दो। फिर एक सीन आता है जिसमें जिन्हो की बहन जिन्हा अपनी क्लास में देखती है कि उसकी दोस्त सॉन्ग स्कूल नहीं आई है, वही लड़की जो थोड़ी देर पहले डंजन मिशन में थी। दूसरी ओर लोग बात कर रहे होते हैं कि जिन्वू और जिन्हो 1 घंटे से डंजन में है, जबकि आमतौर पर ऐसी रेड्स में 2 घंटे लगते हैं। तभी जिन्हो दौड़ते हुए बाहर आता है और सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये जिंदा कैसे लौट आया। फिर जिन्वू बाहर आता है और डंजन का गेट बंद हो जाता है, मतलब बॉस मारा जा चुका है। जिन्वू जिन्हो से कहता है, अब अगला डंजन कहाँ है? जिन्हो जवाब देता है, 1 घंटे की दूरी पर, और आज हम 3 रेड्स करेंगे, यानी 9 मिलियन कमाई बैठे बैठे। लोग चौंक जाते हैं कि जिन्वू ये सब अकेले कैसे कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां जिन्वू गोब्लिन डंजन में घुस चुका है और एक के बाद एक सभी गोब्लिन्स को चुटकी में खत्म कर देता है। बॉस भी आसानी से मर जाता है और जिन्वू फिर से लेवल अप कर लेता है। अगले दिन जब जिन्वू काम पर निकलता है तो उसकी बहन हैरान होकर पूछती है, तुम आज फिर जा रहे हो? जिन्वू कहता है, हाँ, और हाँ, गेट बंद कर देना। अगले कुछ सीन में दिखाया जाता है कि जिन्वू और जिन्हो एक के बाद एक डंजन क्लियर करते जा रहे हैं। जिन्वू अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर जिन्हो भी हैरान रह जाता है, ये बंदा तो कुछ और ही लेवल पर पहुंच चुका है। जिन्वू सोचता है, ये एबिलिटी भले ही मुझे गंदे तरीके से मिली हो, लेकिन यह बहुत काम की। इसके बाद जिन्वू को अपने सिस्टम से पता चलता है कि उसने कई एबिलिटीज अनलॉक कर ली है, लेकिन अभी भी उनमें टाइम लिमिट है, क्योंकि उसकी माना पावर यानी एमपी कम है। वो तय करता है कि अब उसे अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी होगी, ताकत से ज्यादा स्मार्टनेस भी जरूरी है। और तभी सिस्टम उसे एक नया जॉब चेंज क्वेस्ट देता है। अब सीन कट होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की ओर, जहां एक कर्मचारी रिपोर्ट देता है कि किसी ने सी रैंक गेट पर 150 मिलियन की बोली लगाई है। वो ये भी बताता है कि कोई अज्ञात टीम लगातार सी रैंक गेट्स की बिडिंग डबल प्राइस पर कर रही है। चीफ हैरान होकर पूछता है, इस टीम का लीडर कौन है? जवाब मिलता है, नाम है जिन्हो यूजन, जो पहले कभी नहीं सुना। तो भाई लोगों, अब स्टोरी बढ़ती है आगे, जहां एक हाई लेवल मीटिंग चल रही होती है और वहां का चीफ बोलता है, यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक का दूसरा बेटा ये क्या कर बैठा है? ये तो सीधा कंपनी को घाटे में डाल देगा। वो कहता है, भले ही यह लड़का मजाक कर रहा हो, लेकिन मामला अब सीरियस हो गया है। फिर वो जिन्वू का नाम फाइल में देखता है और तुरंत पहचान जाता है, अरे ये तो वही लड़का है जो उस डबल डंजन कान में शामिल था। अब उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरे सीन में जिन्वू और जिन्हो एक और रेड खत्म करके बाहर आते हैं। बाहर सोंगी उसे घूरती हुई नजर आती है। जिन्वू पूछता है, क्या हुआ? वो शर्माते हुए बोलती है, कुछ नहीं। अगले सीन में वही चीफ और उसका आदमी डंजन के पास पहुंचते हैं, जहां बाकी लोग बस मस्ती कर रहे होते हैं। सोंगी उन्हें रोकते हुए कहती है, यहाँ अनजान लोगों का आना मना है। चीफ हंसते हुए कहता है, मैं तो बस देखने आ गया था, वैसे तुम लोग इतने पास क्यों बैठे हो? सोंगी गुस्से में कहती है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी एक हंटर हूँ। ये सुनकर चीफ हैरान हो जाता है और सोचता है, अगर ये लड़की भी टीम में है और जिन्वू अकेले अंदर है, तो वो लड़का वाकई बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ डंजन से बाहर निकलते हुए जिन्वू कहता है, कल कुछ काम है क्या, वरना छुट्टी मारते हैं। जिन्हो कहता है, एक गेट बुक है, लेकिन कैंसल कर देता हूँ। जिन्वू उसे मना कर देता है, ना भाई, अगर बुक है तो चलते हैं। पर इस बातचीत को एक अनजान आदमी सुन रहा होता है। अगली रात चॉय नाम का शख्स एक बुरा सपना देखकर उठता है और कहता है, अब वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू और जिन्हो की सारी रेड्स पूरी हो चुकी है, बाकी सब जा चुके हैं। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का चीफ जिन्वू के पास आता है। वो कहता है, मिस्टर संग जिन्वू, मैं हूँ संग मिन, व्हाइट टाइगर गिल्ड से, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? इसके बाद दोनों एक कैफे में बैठते हैं। संग मिन बताता है, हमारा गिल्ड देश के टॉप गिल्ड्स में से एक है। हम टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहते हैं। अगर आप चाहे तो हम आपको डबल पे देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन दे रहा है, बस हमें ज्वाइन कर लीजिए। वो मन ही मन सोच रहा होता है, पैसे का लालच सबको होता है, ये लड़का भी नहीं मानेगा। लेकिन जिन्वू मुस्कुरा कर पूछता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड की कुल वैल्यू क्या है?
संग मिन थोड़ा हिचकिचाता है। जिनवू सीधा बोलता है, तो क्या तुम मुझे एक बिल्डिंग दे सकते हो? संग मिन चौंक जाता है, आपका मतलब क्या है? जिनवू बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन उसे 30 बिलियन के साथ एक बिल्डिंग भी दे रहा है। संग मिन कहता है, इसके लिए तो मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। जिनवू उठता है, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। जाते जाते जिनवू पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? यह कहते ही वो आंखों से ओझल हो जाता है और संग मिन हक्काबक्का रह जाता है। वो सोचता है, ये लड़का सच में सेकंड अवेक है। यूजिन वालों ने इसे इतने पैसे दिए हैं, कोई वजह तो होगी। फिर वो माफी मांगता है और नजरें झुकाकर कहता है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिनवू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे बारे में जाने। अगर कोई बात लीक हुई तो सबसे पहले शक तुम पर ही जाएगा। संग मिन कहता है, मैं रिपोर्ट तो दूंगा गिल्ड को, लेकिन पर्सनल डिटेल्स नहीं बताऊंगा। जिनवू उसे धन्यवाद कहता है। इसके बाद जिनवू कहता है, लगता है हम लोगों के सी रैंक गेट खरीदने से तुम्हें दिक्कत हुई है, इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये कुछ दिन और चलेगा। संग मिन परेशान होता है, हम अपने नए हंटर्स को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तब जिनवू उसे एक डील ऑफर करता है, मेरे पास 3 सी रैंक गेट है, अगर चाहिए तो ले लो, वरना छोड़ दो। संग मिन पूछता है, रेट क्या है? जिनवू कहता है, तीनों डंजन 3 मिलियन में। संग मिन गुस्से से बोलता है, 3 मिलियन? एक सी रैंक गेट में तो 2 मिलियन से ज्यादा की क्रिस्टल्स भी नहीं मिलती। जिनवू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, 2 मिलियन में दे देता हूँ। डील फाइनल हो जाती है। फिर जिनवू कहता है, पैसे आज ही ट्रांसफर कर देना। साथ ही वो एक गिफ्ट भी देता है, अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। जिनवू उसे हीलिंग पोशन पिला देता है, जिससे संग मिन का जख्म ठीक हो जाता है। संग मिन कहता है, इसका मतलब अब तुम मुझ पर भरोसा करने लगे हो? जिनवू जवाब देता है, अगर तुमने मेरी बात किसी को नहीं बताई तो हाँ। अगले दिन जिन्हो जिनवू को बताता है कि अकाउंट में पूरे 6 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। जिन्हो हैरान होकर पूछता है, भाई, तुमने इतने महंगे में गेट्स कैसे बेच दिए, जबकि हम उन्हें कैंसिल करने वाले थे? जिनवू कहता है, बस समझो ये मेरा छोटा सा सीक्रेट है। उधर व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैठा बंदा समझता है कि उसके एरिया में जो गेट्स बुक किए थे वो सब बेकार हो गए क्योंकि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उस दिन कुछ भी नहीं खरीदा। संग मिन सोचता है, पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन में फेल हुआ, अब बिजनेस में भी। उसी वक्त जिनवू का मैसेज आता है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी जासूसी की थी। यह मैसेज देखकर संग मिन थोड़ा सुकून में मुस्कुरा देता है। एपिसोड के एंड में जिनवू कार ड्राइव करते हुए सोचता है, तो एक नया जॉब चेंज क्वेस्ट आया है, लगता है मजा आने वाला है। अब अगर आपको याद हो, पिछले एपिसोड में जिनवू को एक नया जॉब चेंज क्वेस्ट मिला था और वो शहर से काफी दूर एक रहस्यमय जगह पर पहुंचा था। वहां पहुंचते ही उससे पूछा जाता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो? अब वो खुद से सोचता है, अब तक मैं 2 ऐसे डंजन्स में जा चुका हूं जिनके लिए मुझे चाबी की जरूरत पड़ी थी, और ये तीसरा है जिसमें मैं अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता हूं। बाकी जितने भी इमरजेंसी या पेनल्टी वाले डंजन्स थे वो थोड़े अलग तरह के थे, लेकिन अगर ये मुझसे एक्सेप्टेंस मांग रहा है तो जरूर ये बहुत खतरनाक होगा। फिर भी जिनवू जानता है यही मौका है और ताकतवर बनने का रास्ता इसी से होकर जाता है। वो गेट खोल देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज उसने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया। सोचता है, वापस आकर निपटा लूंगा। जैसे ही वो डंजन के अंदर कदम रखता है, दूसरी ओर हमें जिन्हो और उसके परिवार का सीन दिखाया जाता है, जहां वो फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। वहीं आता है जिन्हो का भाई यूजिन ग्रुप का एरोगेंट बेटा जिनसंग, और फिर शुरू होती है बिजनेस टॉक। इधर डंजन में जिनवू को बताया जाता है, यहाँ तुम किसी भी तरह की फुल रिकवरी या पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इस बार कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। जिनवू जैसे ही अपना हथियार निकालता है, एक भारी भरकम आर्मर्ड नाइट उस पर हमला कर देता है। जिनवू फाइट शुरू करता है, लेकिन नोट करता है, मेरे अटैक से इससे कोई असर नहीं हो रहा। उसका आर्मर बहुत ही मजबूत है। फिर उसे याद आता है, कसाका के साथ मेरी फाइट में भी ऐसा ही हुआ था, तब मैंने उसके आर्म को अपने हाथों से चूर कर दिया था। वो फौरन हथियार छोड़ता है और सीधे अपने हाथों से नाइट की गर्दन मरोड़ देता है और वो ढेर हो जाता है। लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं होता और भी नाइट्स आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनवू हील नहीं कर सकता और डैमेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता। दूसरी तरफ फैमिली डिनर में जिन्हो चुप बैठा होता है। उसके डैड पूछते हैं, क्या बात है बेटा,
तुम कुछ सोच रहे हो। जिन्हो कहता है, कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर से वो टेंशन में होता है, क्या मेरे भाई को पता चल गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिनसंग कहता है, तुम सी रैंक गेट्स को खरीद कर अपनी पहचान बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। जिन्हो सोचता है, काश उसे पता होता कि मेरे पीछे कौन है। संग जिनवू। वापस डंजन में अब जिनवू को एक असैसिन टाइप बीस्ट दिखता है जो स्टेल्थ में अटैक करता है, साथ ही एक मेज भी आता है जो लाइट मैजिक से हमला करता है। यानी अब फाइट और मुश्किल होती जा रही है। हर बीस्ट की अपनी खास कमजोरी और अलग स्ट्रेटेजी है। जिनवू समझ जाता है, अब सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं, दिमाग से लड़ना पड़ेगा। उधर मिस्टर चोई जेजो आइलैंड पर एक मेगा रेड की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने कई टॉप हंटर्स को इकट्ठा किया है। सबसे खास हंटर चाय भी अब इस प्लान का हिस्सा है। डंजन में जिनवू नाइट्स को हराते हराते थक चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानता। थोड़ी राहत उसे तब मिलती है जब उसे कुछ स्पेशल आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि इनविजिबल चेस्ट प्लेट और डैमेज रेसिस्टेंस गियर। अब वो एक विशाल गेट के पास आता है और जैसे ही उसे खोलता है, एक डरावना ऑरा बाहर आता है। लेकिन वो पीछे नहीं हटता, अंदर कदम रखता है। वहां जलती मशालें, एक सिंहासन और सामने खड़ा है एक बहुत ही खतरनाक नाइट। जिनवू समझ जाता है, ये वही प्रेशर है जो मैंने डबल डंजन में महसूस किया था। और तब सामने आता है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। और हाँ दोस्तों, इस लड़ाई के लिए कमर कस लो, क्योंकि इग्रिस बन चुका है सोलो लेवलिंग की सबसे प्रतीक्षित फाइट का हिस्सा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा जिनवू से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसका वाइब ही इतना डेंजरस है कि दूर से ही डर लगने लगे। जैसे ही वो सामने आता है, बिना किसी देर किए सीधे जिनवू पर धावा बोल देता है। जिनवू कुछ अटैक झेलने के बाद ही समझ जाता है कि इसे सिर्फ ताकतवर कहना बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। ये तो किसी और ही लेवल की चीज है। जिनवू के वार इस पर असर ही नहीं कर पा रहे। उसका आर्मर गजब का है और वो खुद भी काफी तेज है। जिनवू को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसकी स्पीड तो शायद मैच कर ले, लेकिन पावर में वो बहुत पीछे है। आपको याद होगा कि कसाका को जिनवू ने अपने नंगे हाथों से हराया था और पिछले नाइट्स को भी बिना हथियार के पछाड़ा था। इसीलिए वो अब भी अपने हथियार को नीचे रख देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उस आर्मर को यह हथियार तोड़ नहीं सकता। यहाँ हमें एक रॉयल जेस्चर भी देखने को मिलता है। एग्रेस भी अपनी तलवार फेंक देता है और कहता है, चलो अब हाथों से लड़ते हैं। बंदा स्टाइलिश भी है और बहादुर भी, लेकिन इसके बावजूद भी एग्रेस यहाँ जिनवू पर भारी पड़ता है। इसी के बीच सीन कट होता है हंटर एसोसिएशन के हेड की तरफ, जो रात में भी काम कर रहे होते हैं। मिस्टर चॉय उन्हें अपडेट देते हैं कि सब कुछ तैयार है और वे दोनों मिलकर जेजू आइलैंड रेड की कामयाबी के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर चॉय बताते हैं कि ये तीसरा रेड है, लेकिन उनके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उधर एग्रेस जिनवू को लगातार पीटे जा रहा होता है। वो इतना तेज है कि जिनवू को समझ आता है, ताकत तो नहीं बढ़ा सकता लेकिन स्पीड को जरूर दोगुना कर सकता है। और वो अपने डैश स्किल को लेवल 2 पर अपग्रेड कर देता है ताकि इग्रेस के आसपास घूम सके। धीरे धीरे वो इग्रेस तक पहुंचने लगता है, लेकिन फिर भी सीधा अटैक नहीं कर पाता। एक मौके पर वो तेजी से किक मारता है इग्रेस की गर्दन पर, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए आउट हो जाता है, मगर जल्द ही होश में आकर फिर से गुस्से में हमला करता है। जब इग्रेस आखिरी जोरदार वार करता है तो जिनवू सिंहासन के पास जा गिरता है, पूरी तरह थका हुआ और बुरी हालत में। उधर हमें उसकी माँ और बहन के सीन भी दिखाए जाते हैं। जैसे ही इग्रेस अपनी तलवार वापस हाथ में लेता है और वार करने ही वाला होता है, जिनवू एक हाथ से उसका अटैक रोक लेता है और बोलता है, मैं अभी हारा नहीं हूं। अब वो सीरियस हो चुका है। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशन और अपने डैगर से वो इग्रेस पर जोरदार हमला करता है। आंख, मुंह कहीं नहीं छोड़ता। इग्रेस थोड़े बहुत खून के साथ अभी डटा हुआ है और जिनवू का ही डैगर लेकर पलटवार करने की कोशिश करता है। जिनवू इस पर चुटकी लेते हुए कहता है, ऐसे थोड़ी मालिक बदल जाता है हथियार का। फिर वो अपना दूसरा डैगर निकालकर लगातार इग्रेस के चेहरे पर वार करता है और आखिरकार उसे हरा देता है। जिनवू चैन की सांस लेता है और सोचता है कि इस बार तो बच गया, क्योंकि अगर एक भी गलती हो जाती तो उसका काम तमाम था। जीत इस बार किस्मत से हुई है। अब उसे 4 इनाम मिलते हैं। एक लेदर पाउच जिसमें 1.5 मिलियन गोल्ड है, एक क्रिम्सन नाइट हेलमेट जो कि रैंक का प्रोटेक्टिव गियर है, और वो पहला रैंक इक्विपमेंट है जो जिनवू ने आज तक देखा है। इससे उसका डैमेज भी कम होगा। उसे एक रनस्टोन भी मिलता है जिसका नाम है रोलर हैंड, लेकिन उसे अभी पता नहीं ये स्किल किस चीज की है। और आखिरी में उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है जो अभी इन्वेंट्री में नहीं रखा जा सकता। मतलब ये जॉब चेंज क्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, जितनी देर जिंदा रह सको रहो,
तुम्हें एनहेंसमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। फिर क्या, सिस्टम गुड लक बोलता है और टाइमर शुरू हो जाता है। और इधर कई सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं, जिनमें से ढेरों नाइट टाइप बीस्ट्स बाहर आने लगते हैं। जिन्वू को पता है कि चाहे ये जितने भी हों, एग्रे से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते। हालांकि वो थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चॉय और उनकी टीम हेलीकॉप्टर में जेजू आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। इधर जिन्वू स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 190 मना पॉइंट्स बचे होते हैं, जबकि एक्टिवेशन में 200 लगते हैं। मतलब वो ज्यादा देर तक गायब नहीं रह सकता, और उसके स्टेल्थ और मर्डर इंटेंट भी यहाँ काम नहीं आते। अब सवाल ये है, जिन्वू लड़ेगा कैसे? तभी उस पर पहला वार होता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। सिर्फ 5 मिनट हुए हैं लड़ाई को, और दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वो जैसे ही टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करने की सोचता है, एक बार आता है और स्टोन उसके हाथ से गिर जाता है। अब हालत खराब है, थकान, चोट और स्टोन भी दूर गिर गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इन सबको एक एक करके खत्म करना। दूसरी ओर जिन्वू ये भी जानता है कि स्टेल्थ और मर्डर इंटेंट स्किल अब यूजलेस है, क्योंकि उसका स्टेमिना लगभग खत्म हो चुका है। फिर भी वो खुद को हिम्मत देता है, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो बिना रुके दुश्मनों पर घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। जिन्वू की फाइट तो जबरदस्त चल रही होती है, लेकिन उसके मन में पुराने जख्म फिर से हरे होने लगते हैं। वो सोचता है कि सबसे नीचे रहना क्या होता है, उसे इस फीलिंग की आदत है। लेकिन वो हमेशा और ऊपर उठने की कोशिश करता रहा है। अब जबकि वो हाथों से ही लड़ाई कर रहा है, उसके अपने हाथों से खून बहने लगता है। थकान, कमजोरी और हल्की बेहोशी उसकी हालत को और खराब बना देती है। तभी उसके झन में वो सारी बातें घूमने लगती है, कैसे लोग उसे दुनिया का सबसे वीक हंटर बुलाते थे। इन पुरानी यादों में खोकर जिन्वू का ध्यान भटकता है और मॉन्स्टर्स उस पर 2 बार हमला कर देते हैं। उसी वक्त उसे लगता है जैसे मिस्टर सॉन्ग और जूही उसे पुकार रहे हों, कह रहे हों, अब बस करो, खुद को मत खपाओ। इसी दौरान उसका पुराना वर्जन भी सामने आता है। वो जिन्वू को ताना मारता है, उसकी हालत का मजाक उड़ाता है और कहता है, तू बस इतना ही डिजर्व करता है। वो याद दिलाता है कि कभी वो एक मामूली ई रैंक हंटर था, और अब चाहे जितना बदल गया हो, अंदर से वही कमजोर इंसान है। फिर कट होता है सीन डेंट के ऑफिस की तरफ, जहां वो बता रहे होते हैं कि जब तीसरी जेजू रेड हुई थी, वो वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि उनका शरीर जवाब दे चुका था। वही चीफ वो बताते हैं कि वो उस रेड में सिक्योरिटी टीम के साथ थे। प्रेसिडेंट यह भी कहते हैं कि उस रेड में कई हंटर्स मारे गए, और जो बचे वे आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए। लेकिन अब समय है उस डर को पीछे छोड़ने का। उधर फिर से सीन जिन्वू की ओर लौटता है, जहां उसका पिछला वर्जन अब भी उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। वो कहता है, देखो मेरी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, मैं कितना लंबा हो गया हूं। लेकिन ये सब किस काम का, जब अंदर से अभी भी मैं टूटा हुआ हूं। और तभी जिन्वू के ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला करता है। ब्लड लॉस अब बढ़ चुका है और हालत गंभीर है। उसका पुराना वर्जन कहता है, देखा, ये होता है जब तू हीरो बनने की कोशिश करता है। अब देख तेरी मौत सामने खड़ी है। जिन्वू खुद सोचने लगता है कि क्या वही सब दोबारा होगा जो डबल डंग में हुआ था। अब वो हार के बिल्कुल करीब है। लेकिन तभी उसका सिस्टम एक नोटिफिकेशन भेजता है, तुम्हारा डेली क्वेस्ट अभी अधूरा है, इसे पूरा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। और टाइमर लगभग खत्म होने ही वाला होता है कि तभी एक मॉन्स्टर अपनी तलवार उठा लेता है और जिन्वू को खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन फिर उसका पुराना वर्जन बोलता है, लगता है सिस्टम अभी भी तुझे मरने नहीं देगा, और वो गायब हो जाता है। इसके बाद जिन्वू को पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगला सीन होता है पेनल्टी जोन का, जहां जिन्वू सोचता है कि शुक्र है मैंने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया, कम से कम जान तो बच गई। अब वो सोचने लगता है कि क्या ये पेनल्टी थी या सिस्टम ने जानबूझकर उसे बचाया। वो अपने स्टोर से 3 पोटियन पीता है, जिससे एनर्जी थोड़ी रिकवर होती है। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, अगर बॉडी क्रिटिकली डैमेज्ड हो जाए तो पोटियन से एचपी नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो नेचुरली हील करो या फिर लेवल अप के जरिए हील करो। और तभी जिन्वू देखता है कि उसके सामने बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स खड़े हैं। अब उसे पूरे 4 घंटे इनसे सर्वाइव करना है। मगर इस बार वो भागता नहीं, डटकर मुकाबला करता है ताकि ज्यादा डैमेज दे सके और लेवल अप कर सके। इसके बाद सीन कट होता है जिन्वू के घर की तरफ, जहां उसकी बहन जिन्हा नींद में डिस्टर्ब होकर उठती है। उसे बुरा सपना आया होता है। जब वो लिविंग रूम में जाती है तो पाती है कि जिन्वू अब तक घर नहीं लौटा। वो मजाक में सोचती है, शायद भाई ने गर्लफ्रेंड बना ली है। लेकिन हमें तो सच्चाई पता है। उधर जिन्वू आराम से एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारते हुए लेवल अप करता जा रहा होता है।
वो कहता है, लेवल अप से हील करना सबसे आसान तरीका है। अभी भी उसके पास 10 मिनट बचे होते हैं, तो वो फैसला करता है कि अपने हथियार भी अपग्रेड कर ले। इसलिए वो स्टोर में जाता है और नाइट किलर स्वॉर्ड खरीद लेता है। और अब शुरू होता है एपिसोड का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जिन्वू इस बार अपने हाथ में एक नई तलवार देखता है, नाइट किलर। ये कोई आम तलवार नहीं है दोस्तों, आर्मर टाइप मॉन्स्टर्स पर ये 25% ज्यादा डैमेज देती है। थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन कमाल की चीज है। इतना ही नहीं, उसके पास एक रून स्टोन भी होती है, जो उसे इग्रेस को हराने के बाद मिली थी। वो उसे एक्टिवेट करता है और बूम, एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है, रूलर हैंड। अब ये स्किल काफी स्पेशल है। इससे जिन्वू बिना किसी माना खर्च किए किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर कंट्रोल कर सकता है। यही वही स्किल है जो इग्रेस पहले इस्तेमाल करता था। जिन्वू भी सोचता है इसका इस्तेमाल करे, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये स्किल सिर्फ छोटे या कमजोर टारगेट्स पर ही काम करती है, बड़े मॉन्स्टर्स पर नहीं। अब वो खुद से कहता है, जो भी होना है अब हो जाने दो, सब तैयारी हो चुकी है। और फिर वापसी उसी डंग में। लेकिन इस बार हालात और भी खराब है, क्योंकि मॉन्स्टर्स की गिनती पहले से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी ओर चोई और उसकी गिल्ड जेजू आइलैंड के पास पहुंचने वाली होती है। चोई अपने साथी चाहे से कहता है, मुझे पता है ये जगह तुम्हारे लिए इमोशन हो सकती है। चाहे जवाब देती है, मैं तब हंटर नहीं थी, लेकिन अब मैं सब समझती हूँ। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट रिपोर्ट देता है कि समुद्र से अजीब अजीब माना सोर्सेज डिटेक्ट हो रहे हैं। कट टू जिन्वू, जहां वो अपनी नाइट किलर तलवार से मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है, जैसे बटर में छुरी। मगर एक अजीब बात होती है, इतने सारे मॉन्स्टर्स मारने के बाद भी उसका लेवल नहीं बढ़ता। फिर उसे नजर आते हैं कुछ मेजिस, जो खुद हमला नहीं कर रहे होते, लेकिन वही नाइट्स को समन कर रहे होते हैं। तभी जिन्वू को समझ आता है, असली टारगेट ये मेजिस है। वो तुरंत अपनी तलवार एक मेज पर फेंकता है, और जैसे ही मेज मरता है, बाकी मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं। अब उसे क्लियर हो जाता है, जब तक ये मेजिस जिंदा है, दुश्मन आते रहेंगे। मगर मेजिस इस बार छुप गए होते हैं। इसलिए जिन्वू नाइट्स को हराते हुए मेजिस को ट्रैक करता है। कुछ मेजिस अपने मैजिक से गोलम्स बना देते हैं, लेकिन जिन्वू चालाकी से सोचता है, इन पत्थर के खिलौनों पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेजिस को खत्म करूं। वो गोलम्स को डॉज करते हुए एक एक करके सभी मेजिस को मारता है, मगर फिर भी गोलम्स उस पर हमला करते रहते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और एक ही वार में उन्हें भी धूल चटा देता है। अब सारे दुश्मन नष्ट हो जाते हैं और क्वेस्ट कंप्लीट का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाता है। सिस्टम अब जिन्वू को बताता है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट क्लियर कर लिया है। साथ ही एक मैसेज दिखता है, अब से जहां भी प्लेयर जाएगा, एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगा। जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर इसका मतलब क्या है। सिस्टम उसे और भी इन्फो देता है। अब उसके अंदर ताकत की भूख और भी तेज होगी, और कुछ घोस्ट उसका मार्गदर्शन करेंगे, जो शैडो आर्मी से जुड़े होंगे। फिर सिस्टम खुलासा करता है कि जिन्वू अब नेक्रोलाइटिक क्लास में आ चुका है, यानी कि अब वो मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपनी सेना में बदल सकता है। सिस्टम उससे पूछता है, क्या तुम इस नई जॉब को स्वीकार करते हो। जिन्वू पहले मना करता है, लेकिन सिस्टम फिर से पूछता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिन्वू जवाब देता है, हाँ। अब कट होता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की ओर। सुबह का वक्त होता है और वो कहता है, चोई और उसकी टीम शायद अब तक जेजू पहुंच गई होगी। और अब हम वापस आते हैं जिन्वू के पास। यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसके शरीर से काली एनर्जी निकल रही है। कुछ मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज से भी अजीब सी आवाजें आ रही है। तभी उसका सिस्टम उसे एक नया इंस्ट्रक्शन देता है, एक कमांड वर्ड सेट करो। जिन्वू थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अराइस। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलता है, चारों तरफ से शैडोज बाहर निकलती है और एक नई शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि ये नई स्किल है, शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज। अब जिन्वू खुद की शैडो आर्मी बना सकता है और जब चाहे जहां चाहे उन्हें समन कर सकता है। लेकिन सिस्टम ये भी चेतावनी देता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन हर बार सफल नहीं होगा, ये निर्भर करेगा दुश्मन की ताकत पर। अब जिन्वू सोचता है, क्या मैं इग्रेस की शैडो को भी निकाल सकता हूँ। वो सिंहासन की ओर जाता है और कहता है, अराइस। पर एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। वो दोबारा ट्राई करता है, फिर से फेल। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। जिन्वू इग्रेस को देखता है और उससे कहता है, तुम एक योद्धा हो, यहाँ सिंहासन की रखवाली में क्या रखा है। चलो
मेरे साथ चलो। और तीसरी बार वह जोर से चिल्लाता है, अराइस। और इस बार इग्रेस की शैडो सामने आ जाती है। वो घुटनों के बल जिन्वू के सामने झुकता है। अब जिन्वू के पास है उसकी पहली और सबसे ताकतवर शैडो जनरल। और इसी के साथ खत्म होता है सीजन 1 का एपिक एंडिंग एपिसोड। अगर तुम्हें ये वीडियो मजेदार लगी हो तो नीचे एक प्यारा सा लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ क्या लगा सबसे कूल मोमेंट। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि अगली बार फिर मिले और भी घातक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अराइस और अलविदा।